जंपिंग स्लैश, लाइटनिंग स्ट्राइक। गले एवर समर खतरे में थी। ये देखते ही जियांग फेई ने तुरंत एक्शन लिया। उसने जंपिंग स्लैश का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उसके सामने जा पहुंचा। इसके बाद उसने रैपिड फ्रॉस्ट बर्स्ट इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। अगर वो ऐसा करता तो ये कॉमन मॉन्स्टर्स तुरंत मारे जाते और बॉस का फ्रेंजी पक्का ट्रिगर हो जाता। इसलिए उसने छोटे मॉन्स्टर्स का एग्रो खींचने के लिए सिर्फ थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। इस स्किल का डैमेज कम था, लेकिन ये बहुत सारा एग्रो जनरेट करता था। गले एवर समर, पीछे हटो। मुझसे 10 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखो। छोटे मॉन्स्टर्स का एग्रो खींचने के बाद जियांग फेई ने जल्दी से गले एवर समर को दूर रहने के लिए कहा। उसे नहीं पता था कि बॉस का अगला पाउंस कब आने वाला है। ये छोटे मॉन्स्टर्स गिनती में बहुत सारे थे, इतने ज्यादा कि किसी भी क्लॉथ आर्मर प्लेयर को पल भर में मार गिराते। पर वो जियांग फेई का डिफेंस तक नहीं तोड़ पा रहे थे, वो उसे बस थोड़ा सा ही डैमेज दे पा रहे थे। जियांग फेई पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या कई सौ थी। फिर भी जब तक गले एवर समर उस पर इंस्टेंट रिजेनरेशन स्किल इस्तेमाल कर रही थी, जियांग फेई अपनी हेल्थ पॉइंट्स को एक सेफ लेवल पर मेंटेन रख सकता था। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग बॉस पर फोकस करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। एग्रो खींचने के बाद जियांग फेई ने इन मॉन्स्टर्स पर खुद से हमला नहीं किया था, पर उसके इक्विपमेंट में आई फॉर आई इफेक्ट मौजूद था। फिलहाल जियांग फेई की हेल्थ पॉइंट्स 40,000 के करीब थी और आई फॉर आई से होने वाला डैमेज 500 के आसपास था। इसका मतलब था कि जब भी ये मॉन्स्टर्स जियांग फेई पर हमला करते, उन्हें हर बार करीब 500 का डैमेज पड़ता। ये मॉन्स्टर्स कोई एलीट्स नहीं थे, उनकी हेल्थ पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर ये सब कुछ देर और ऐसे ही चलता रहता तो जियांग फेई के बिना हमला किए भी वो सारे मारे जाते। ठीक है, लिटिल रेन ने तुरंत अल्ट्रा कास्टिंग एक्टिवेट कर दी। इसमें माना पॉइंट्स ज्यादा खर्च होने वाले थे, पर उसका डैमेज दुगना हो जाता। भाड़ में जाओ, 7 स्टार्स वॉरियर जोर से चिल्लाया और उसने अपना अल्टीमेट एक्टिवेट कर दिया। उसकी हेल्थ पॉइंट्स अचानक आधी रह गई। अब उसके पास एक आम मैजिशियन से भी कम हेल्थ पॉइंट्स बची थी। ऊपर से उसकी टोटल हेल्थ पॉइंट्स को लिमिट करने वाले इस इफेक्ट की वजह से कोई और उसे हील भी नहीं कर सकता था। आसमान से स्टारलाइट नीचे उतरी और उसने 7 स्टार्स वॉरियर को चारों तरफ से घेर लिया। साफ था कि उसे स्किल का बफ मिल चुका था। ये एक ऐसी स्किल थी जिसमें यूजर की 50% टोटल हेल्थ पॉइंट्स खर्च होती थी, इसलिए कोई भी इसकी ताकत का अंदाजा आसानी से लगा सकता था। अचानक 7 स्टार्स वॉरियर की अटैक पावर दुगनी हो गई और उसका क्रिटिकल स्ट्राइक चांस 50% बढ़ गया। इसके साथ ही उसके हमलों में लाइफ स्टील इफेक्ट भी आ गया था। 7 स्टार्स वॉरियर ने अपने दोनों मुक्कों से बॉस पर हमला किया और बॉस की हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिरने लगी। पर 7 स्टार्स वॉरियर की खुद की हेल्थ पॉइंट्स देखकर बाकी सबकी हालत खराब हो रही थी। वो अपनी हेल्थ पॉइंट्स की कीमत पर हमला कर रहा था। उसकी टोटल हेल्थ पॉइंट्स पहले ही आधी हो चुकी थी, उस पर से उसकी तेजी से ऊपर नीचे होती हेल्थ पॉइंट सबको बहुत डरा रही थी। क्या बात है, इस बंदे की क्लास तो आर्च डीमन फाइटर क्लास से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जियांग फेई यह देखकर हैरान रह गया। आखिरकार 7 स्टार्स वॉरियर ने पहले कभी इतनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था। आर्च डीमन फाइटर्स के हमलों में भी हेल्थ पॉइंट्स खर्च होती थी, पर वो रेंज्ड अटैकर्स थे। 7 स्टार्स वॉरियर जैसा मेली अटैकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। लेकिन एक हिडन क्लास होने की वजह से अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करने के बाद 7 स्टार्स वॉरियर किसी भी आर्च डीमन फाइटर से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसके हमले भी डिवाइन अटैक्स थे जो बॉस के डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे, इसलिए उसका डैमेज लगातार बढ़ता गया और वो इजाबेला के लगभग बराबर पहुंच गया। भले ही बॉस की हेल्थ पॉइंट्स 5 लाख थी, पर छोटे मॉन्स्टर्स को समन करते वक्त उसके पास सिर्फ 50% हेल्थ पॉइंट्स ही बची थी। 2.5 लाख हेल्थ पॉइंट्स कोई छोटी रकम नहीं थी, पर अब जियांग फेई की पार्टी में इजाबेला और 7 स्टार्स वॉरियर मौजूद थे। ये दोनों हर सेकंड 10,000 से ज्यादा का डैमेज दे रहे थे। लिटिल रेन का डैमेज थोड़ा कम जरूर था, पर वो भी हर सेकंड करीब 10,000 डैमेज दे रहा था। इन तीनों के लगातार हमलों के आगे बॉस 10 सेकंड्स भी नहीं टिक पाया और वहीं ढेर हो गया। वॉरियर, तुम्हारी वो स्किल कमाल की है, मैंने तुम्हें पहले कभी इसका इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं देखा? आसपास के मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए रैपिड फ्रॉस्ट बर्स्ट इस्तेमाल करने के बाद जियांग फेई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इस स्किल को कूल डाउन होने में 3 घंटे लगते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा नाजुक हो जाता हूं। जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता, 7 स्टार्स वॉरियर हंसते हुए बोला। अच्छा ऐसा है, जियांग फेई ने सिर हिलाया। अगर वो ये अल्टीमेट इस्तेमाल करता तो बोनस अटैक पावर और लाइफस्टील के मामले में 7 स्टार्स वॉरियर किसी भी तरह से जियांग फेई की ट्रांसफॉर्म्ड नेफिलिम फॉर्म से कम नहीं था। पर जियांग फेई ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मामलों में बेहतरीन था। 7 स्टार्स वॉरियर को ज्यादा डैमेज के लिए अपनी ही हेल्थ पॉइंट्स की कुर्बानी देनी पड़ती थी। वैसे ये बात सही भी थी। आखिरकार एक हिडन क्लास बनने से ज्यादा मुश्किल एक हिडन रेस बनना था। अगर एक दूसरे से बेहतर ना होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। खैर जो भी हो, 7 स्टार्स वॉरियर का अल्टीमेट बहुत पावरफुल था। ये एक ऐसी स्किल थी जो पूरी बाजी पलट सकती थी। व्हाइट टाइगर बॉस को मारने के बाद उम्मीद के मुताबिक जियांग फेई को तीसरी इक्विपमेंट सेट रेसिपी मिल गई। रेसिपी: व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल।
Use allows you to learn how to make the equipment set White Tiger's downfall. Required level 4 blacksmith. हाहा, आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। रेसिपी मिलते ही जियांग फे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 रेसिपीज के बाद उसे फाइनली एक स्माइटिंग रेसिपी मिली थी। उसके जैसे डिवाइन ब्लैकस्मिथ के लिए ब्लैकस्मिथ लेवल की रिक्वायरमेंट कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक वो स्मिटिंग या ज्वेलरी रेसिपी थी वो उसे सीख सकता था। हालांकि रेसिपी का लेवल जितना ज्यादा होता सक्सेस रेट उतना ही कम हो जाता। डिंग! यू हैव लर्नड हाउ टू मेक द इक्विपमेंट सेट व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल। रेसिपी हाथ में आते ही जियांग फेई ने उसे तुरंत सीख लिया। White Tiger's downfall. Leather armor equipment set 7-7. Excellent. Equipment set physical defense plus 1475. Equipment set magical defense plus 659. Equipment set agility plus 75. Equipment set strength plus 255. Equipment set vitality plus 55. Critical damage plus 50%. Random enhancement times 7. Level requirement 40. Set effect 3-7. Increases your attack speed by 10%. Set effect 5-7. When you attack the same target 3 times in a row, your 4th attack will certainly be a critical hit. Set effect 7-7. Summons a white tiger's soul infusion, increases your attack speed by 30% and total health points by 6000. The effect lasts for 30 seconds. Cooldown 4 hours. Brother Fei, जियांग फे को रेसिपी सीखते देख 7 स्टार्स वॉरियर की नजरें सीधा उसी पर टिक गईं। बाकी सब भी जलन और उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। पिछली 2 रेसिपीज के लिए उन्हें क्राफ्ट करने के लिए आम प्रोफेशन प्लेयर्स को ढूंढना पड़ा था। उनके कम सक्सेस रेट और असेंडेड अपग्रेड बोनस रेट के साथ भगवान जाने एक असेंडेड एक्सलेंट इक्विपमेंट सेट को क्राफ्ट करने में कितना वक्त लग जाता। पर जियांग फे की बात अलग थी। उसे डॉनलाइट सिटी में सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ माना जाता था और वो एक असेंडेड इक्विपमेंट मास्टर के तौर पर मशहूर था। 7 स्टार्स वॉरियर का असेंडेड इक्विपमेंट सेट अब लगभग पक्का हो चुका था। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भी हो। जियांग फे हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए एक असेंडेड इक्विपमेंट क्राफ्ट करना किसी हायर ग्रेड इक्विपमेंट को क्राफ्ट करने जितना ही आसान था। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जियांग फे बिना किसी दिक्कत के एक बेहतरीन एक्सीलेंट इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट कर सकता था। एक एपिक व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल क्राफ्ट करने के उसके चांसेस किसी भी आम इंसान के असेंडेड इक्विपमेंट क्राफ्ट करने के चांसेस से कहीं ज्यादा थे। अगर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो क्विंटपल रेडियंट को पकड़ने में कामयाब रहा तो वो शायद एक लेजेंडरी व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल इक्विपमेंट सेट भी क्राफ्ट कर सकता था। ये कोई नामुमकिन बात नहीं थी। हाँ, डार्क टॉर्टिस, देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सरप्राइजेस हैं। जियांग फे और 7 स्टार्स वॉरियर दोनों अलग थे। भले ही 7 स्टार्स वॉरियर एक वॉरियर था, पर वो कोई डिफेंस वॉरियर नहीं था। इसलिए लेवल 40 पहुंचने के बाद भी वो प्लेट आर्मर इक्विपमेंट नहीं पहन सकता था। जियांग फे एक प्रोफेशन प्लेयर था, इसलिए उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। इसी वजह से अब उसकी नजरें उस प्लेट आर्मर इक्विपमेंट सेट रेसिपी पर टिकी थीं जो ये डार्क टॉर्टिस बॉस ड्रॉप करने वाला था। प्लेट आर्मर रेसिपी मिलने के ख्याल से ही जियांग फे काफी एक्साइटेड था। गेम में अभी तक कोई भी प्लेयर लेवल 40 तक नहीं पहुंचा था। कोई भी प्लेट आर्मर फार्म नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जा सकता था कि सिर्फ जियांग फे ही इसे फार्म करने की काबिलियत रखता था। भले ही वो टोमाटो लालची था, पर कम से कम वो अपना काम तो पूरा करता है। जियांग फे ने स्मार्ट टोमाटो के बारे में सोचा। उस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के बिना जियांग फे आज इस मुकाम पर नहीं होता। जब टीम ने अच्छे से आराम कर लिया और अपना ज्यादातर माना रिकवर कर लिया तो जियांग फे आगे बढ़ा और बड़े से हॉल के किनारे का चक्कर लगाया। हॉल के बीच में 5 मॉन्स्टर फॉर्मेशंस थीं जो लाल, हरी, सफेद, काली और पीली थीं। लाल, हरी, सफेद और काली फॉर्मेशंस के मुकाबले बीच वाली पीली फॉर्मेशन बहुत बड़ी थी। अगर उसे ब्लैक टॉर्टोइस तक पहुंचना था तो उसे इस पीले गोले से होकर गुजरना ही होगा। पहले इन छोटे मिनियंस को ही मार देते हैं, जियांग फे ने टीम से कहा। ब्लैक टॉर्टोइस अभी तक सामने नहीं आया था, इसलिए जियांग फे को उसके बारे में या उससे लड़ने के सही तरीके के बारे में कुछ नहीं पता था। पर क्योंकि वो एक कछुआ था इसलिए वो पक्का हाई डिफेंस वाला मॉन्स्टर होगा। डिंग! Billy Boy, the leader of the Imperial Dragon Army, has killed the leader of the Light faction and rise victorious. Obtained 2000 guild experience points. All members of the Imperial Dragon Army will receive 200 honor points. Dark faction reputation plus 300. Light faction reputation minus 300. Ding! Congratulations to Imperial Dragon Army for being the first to obtain victory in the faction battlefield. Obtained additional 20,000 guild experience points. All participants of the battlefield will receive additional 500 honor points. जियांग फे बॉस पर अपना पहला हमला करने ही वाला था कि इस सिस्टम अनाउंसमेंट ने उसे रोक दिया। अरे ये क्या हो रहा है? जियांग फे ने गिल्ड चैट में पूछा। अरे मर्जर से पहले कुछ प्लेयर्स ने लाइट फैक्शन ज्वाइन कर लिया था। जहां तक मुझे याद है तुम डार्क फैक्शन में हो।
इसलिए आज मैंने अपने कुछ बंदों को बैटलफील्ड में फार्म करने के लिए लाने का फैसला किया ताकि हम डोमिनेटिंग फैक्शन को डार्क फैक्शन में बदल सकें। ऐसा इसलिए ताकि फ्यूचर में बैटलफील्ड की वॉर के दौरान डीबफ्स की वजह से कोई दिक्कत ना आए, बिली बॉय ने समझाया। क्या वहां अच्छी फार्मिंग हो रही है? जियांग फे ने पूछा। देखा जाए तो फिलहाल ज्यादातर गिल्ड्स टेलीपोर्टेशन सर्कल क्वेस्ट में बिजी हैं, इसलिए बैटलफील्ड में ज्यादातर पग प्लेयर्स ही थे। वो लोग एनपीसी आर्मी के खिलाफ भी ढंग से नहीं लड़ पा रहे थे। जब हम वहां घुसे तो हमने उन सबको बुरी तरह धो डाला, बिली बॉय ने मजे लेते हुए कहा। ये तो अच्छी खबर है। गिल्ड में एक अनाउंसमेंट डाल दो और जिन्हें पीवीपी पसंद है उन्हें अपने साथ जोड़ लो। ऑनर पॉइंट से इक्विपमेंट फार्म करना किसी डंजन जितना ही फायदेमंद रहेगा। समझ गया? ज्यादातर प्लेयर्स ने पैच नोट्स जरूर पढ़े होंगे, पर अभी सबका ध्यान फैक्शन बैटल पर नहीं था। भले ही फैक्शन बैटल सिस्टम को रिलीज हुए कुछ वक्त हो चुका था, पर सिर्फ पीवीपी पसंद करने वाले प्लेयर्स ही बैटलफील्ड में अपना वक्त बिता रहे थे और क्वेस्ट्स पूरे कर रहे थे या दूसरे प्लेयर से लड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि वो किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में नहीं थे, इसलिए उनके पास एनपीसी आर्मी जनरल को हराने के लिए ना तो गिनती थी और ना ही कोई लीडरशिप। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि उनके पास ऑपोजिट फैक्शन के दुश्मनों को हराने का कोई मौका नहीं था। इसलिए जब पीवीपी चैंपियन बिली बॉय ने एम्पीरियल ड्रैगन प्लेयर्स की एक पूरी आर्मी को बैटलफील्ड में उतारा तो उन्होंने ऑपोजिट फैक्शन के हर उस प्लेयर को धूल चटा दी जो उनके सामने आया। बैटलफील्ड में क्वेस्ट्स पूरे करने और ऑपोजिट फैक्शन के प्लेयर्स को मारने से प्लेयर्स को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स और ऑनर पॉइंट्स मिलते थे। इन ऑनर पॉइंट्स का इस्तेमाल बैटलफील्ड स्पेसिफिक इक्विपमेंट को एक्सचेंज करने के लिए किया जा सकता था। भले ही एक्सचेंज किए जा सकने वाले सारे इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेंट टीयर के थे, पर वो आम प्लेयर्स के लिए अभी भी बहुत काम के थे। इसका एक फायदा ये भी था कि बैटलफील्ड में मरने पर आपके इक्विपमेंट ड्रॉप नहीं होते थे और ना ही लेवल कम होता था। मरने पर प्लेयर के सिर्फ थोड़े से ऑनर पॉइंट्स और रैंकिंग कम होती थी। पर एक बार प्लेयर की रैंकिंग गिर गई तो हो सकता है कि ऑनर पॉइंट से ट्रेड किए गए इक्विपमेंट को वो दोबारा ना पहन पाए। यही फैक्शन बैटलफील्ड के फायदे और उसकी खासियत थी। फिर भी तीनों गिल्ड्स के अलायंस ने अरिस्टोक्रेट्स और जियांग फे के खिलाफ साजिश रची थी। उन्होंने अपना प्लान पूरा करने के लिए पूरे डॉनलाइट सिटी का ध्यान टेलीपोर्टेशन सर्कल क्वेस्ट पर लगा दिया था। लेकिन आखिर में हुआ ये कि एक गिल्ड को अरिस्टोक्रेट्स ने खरीद लिया और बाकी दो को एम्पीरियल ड्रैगन में मिला लिया गया। जब ये बड़ी जंग चल रही थी तब डॉनलाइट सिटी के बाकी गिल्ड्स अभी भी टेलीपोर्टेशन सर्कल क्वेस्ट पर फोकस कर रहे थे। यही वजह थी कि कोई भी असल में फैक्शन बैटलफील्ड में नहीं गया था। बिली बॉय हमेशा से ही पीवीपी का दीवाना था, इसलिए पैच नोट आते ही उसने फैक्शन बैटलफील्ड में अपनी टीम ले जाकर वहां कब्जा करने का प्लान बना लिया था। गिल्ड मर्जर के बाद भले ही उसे गिल्ड से निकाल दिया गया था, पर उसका शौक और टैलेंट वैसा ही रहा। मौका मिलते ही उसने इसका फायदा उठाया और लाइट फैक्शन से लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका गिल्ड मास्टर जियांग फे खुद डार्क फैक्शन में था। वैसे तुमने कौन सा फैक्शन चुना है? बिली बॉय ने पूछा। जियांग फे ने अपनी मौजूदा पार्टी की तरफ मुड़कर उन्हें यह मैसेज बताया। क्या ये पूछने वाली बात है? अगर आप फे डार्क फैक्शन में है तो मैं भी डार्क फैक्शन में ही रहूंगा, जाओ फेंग ने कहा। मैं न्यूट्रल हूं। मैं न्यूट्रल फैक्शन में हूं। जाओ फेंग और जियांग फे के अलावा लिटिल रेन 7 स्टार वॉरियर और गेल एवर समर न्यूट्रल फैक्शन में थे। जो प्लेयर्स न्यूट्रल फैक्शन चुनते थे वो हाई लेवल क्वेस्ट्स नहीं ले सकते थे, पर उन पर दोनों में से कोई भी साइड हमला नहीं करती थी और वो दोनों तरफ के मजे ले सकते थे। फिर भी उन्हें किसी एक साइड को चुनने पर मिलने वाले सबसे बेहतरीन फायदे नहीं मिल पाते। तुम कोई भी फैक्शन चुनो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लाइट फैक्शन नहीं होना चाहिए, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसने अपना फैक्शन ना बदलने का फैसला कर लिया था। जब दूसरे प्लेयर्स दोनों में से कोई भी फैक्शन चुनते थे तो उन्हें किसी भी साइड में एक अच्छी रेपुटेशन के साथ शुरुआत करने का मौका मिलता था। पर जियांग फे एक डीमन रेस था, इसलिए उसे डार्क फैक्शन में बहुत ज्यादा रेपुटेशन मिल चुकी थी और लाइट फैक्शन की तरफ से बहुत ज्यादा नफरत। अगर वो लाइट फैक्शन से रेपुटेशन फार्म करना चाहता तो उसे आधा साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता। गले एवर समर ने मुंह फुलाया और अचानक बोली, हम अचानक फैक्शन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमें यह डंजन खत्म नहीं करना था? उसकी अचानक आई इस आवाज से जियांग फे थोड़ा हैरान हुआ और बोलने से पहले हंस पड़ा। हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक इजाबेला मेन अटैक से मेन टैंक बन चुकी थी। दूसरी तरफ जियांग फे सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ काइट करने का इंचार्ज था। एक बार जब वो सब इकट्ठे हो जाते तो लिटिल रेन और इजाबेला अपने सारे एक्सप्लोजिव स्पेल्स छोड़कर उन सबको एक ही जबरदस्त धमाके में मार गिराते। जब सारे स्केलेटल मॉन्स्टर्स धमाके से हड्डियों के टुकड़ों में बदल गए तो वो सब फिर से एक साथ जुड़कर एक बड़ा मॉन्स्टर बन गए। इस बार ये एक कछुए के आकार का हड्डियों वाला मॉन्स्टर था जिसका सिर और पूंछ सांप की तरह थे। क्योंकि हड्डियों पर मांस नहीं था, इसलिए ये बताना मुश्किल था। बोन चैमेरा डार्क टॉर्टिस स्पेक्टर एम्पावर्ड लीडर लेवल 43, हेल्थ पॉइंट्स 800,000, अटैक पावर 4,300, स्किल्स टॉर्टिस डिफेंस अप, स्पिनिंग चार्ज, शेल स्लैम, स्वॉलो, tortoise defense, dark tortoise hides into its shell and temporarily gains invulnerability. After invulnerability expires, the dark tortoise will restore 5% of its health points while permanently lose 10% of its attack power.
Defense up, enhances self-physical defense and magic defense, lasts for 30 seconds. Spinning charge, during tortoise defense or shell slam, once an attack is received, the dark tortoise will spin at incredible speed and charge toward the attacker. Deals 1000 damage per attack. Last for 15 seconds. Shell slam, dark tortoise hides in its shell and powerfully slams into the ground. Deals 5000 damage to all players. Swallow, randomly picks a target and swallow them. Players that had been swallowed cannot move or attack. Deals 1000 damage per second for 5 seconds. If the target is killed during the skill, Dark Tortoise will restore 50% of its health points. जब सारे छोटे मॉन्स्टर्स मारे गए तो 7 स्टार वॉरियर लेवल 39 तक पहुंच गया था। बाकी सबको भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे पर उनका लेवल अप नहीं हुआ था। जियांग फे को लग रहा था कि हॉल के आखिरी सर्कल को क्लियर करने के बाद शायद उसका लेवल बढ़ जाए। अपने सामने खड़े डार्क टॉर्टोइस को देखकर जियांग फे इससे लड़ने का प्लान सोचने लगा। अच्छी बात यह थी कि बॉस का अटैक कम था पर उसके स्किल इफेक्ट्स इतने पावरफुल थे कि किसी भी क्लॉथ आर्मर प्लेयर की जान ले सकते थे। इस लड़ाई में अटैक सीक्वेंस का ध्यान रखना सबसे जरूरी था। जैसे ही बॉस अपने खोल में छिपता सबको तुरंत अपने हमले रोकने होंगे वरना बॉस की स्किल ट्रिगर हो जाएगी। सच कहा जाए तो इससे पहले वाले सारे बॉस इससे ज्यादा मुश्किल थे। यहां सबसे जरूरी चीज थी सबकी हेल्थ पॉइंट्स का ध्यान रखना। किसी के भी हेल्थ पॉइंट्स 5000 से कम नहीं होने चाहिए वरना वो मारा जाएगा और बदले में बॉस की हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। सब लोग अपनी हेल्थ पॉइंट्स पर नजर रखना। एवर समर तुम्हें भी पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे ही किसी की हेल्थ पॉइंट्स 5000 के करीब पहुंचे तुम्हें उसे तुरंत हील करना होगा। बाकी सब ध्यान से सुनना। जब बॉस अपने खोल में घुसे तो कोई भी हमला नहीं करेगा। जियांग फे ने हिदायत दी। फिर उसने इजाबेला की तरफ मुड़कर सिर हिलाया और उसे हमला करने का इशारा कर दिया। जी बॉस, सबने एक साथ पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। अबिसल फ्लेम, -5547, -650, -650, -650। पहला हमला वो काली फायरबॉल थी और उससे हुए डैमेज को देखकर जियांग फे समझ गया कि बॉस का मैजिक डिफेंस बहुत हाई था। इसी वजह से इजाबेला का डैमेज काफी कम हो गया था। धम धम धम। हमले के बाद बॉस धीरे धीरे भारी कदमों से इजाबेला की तरफ बढ़ने लगा। जब तक इजाबेला ने अपना तीसरा हमला किया तब तक भी बॉस उससे कम से कम 10 मीटर्स दूर था। क्यों ना हम सब आराम से बैठकर तमाशा देखें और बेला इस मॉन्स्टर को काइट करती रहे? जियांग फे ने मजाक में 7 स्टार वॉरियर से पूछा। देखा जाए तो उसकी बात सही थी। इजाबेला अकेली ही इस बॉस को काइट करते हुए आसानी से मार सकती थी। तुम्हारी बात सही है, पर क्या तुम नहीं देख रहे कि बॉस का डिफेंस और हेल्थ पॉइंट्स कितने ज्यादा हैं? अगर हम सिर्फ तुम तीनों के हमलों पर डिपेंड रहे तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, 7 स्टार वॉरियर बोला। उसके हमलों में डिवाइन प्रॉपर्टीज थीं, इसलिए वो हाई डिफेंस वाले दुश्मनों पर भारी पड़ता था क्योंकि डिवाइन एट्रीब्यूट हर तरह के डिफेंस को इग्नोर कर देता है। अगर वो सिर्फ अपने नॉर्मल अटैक्स भी करता तब भी उसका टोटल डैमेज इजाबेला से ज्यादा होता। बात तो सही है। फिर चलो शुरू हो जाओ। जियांग फे ने 7 स्टार वॉरियर की बात से खुश होकर कहा। बेहतर यही था कि सब मिलकर हमला करें और बॉस का काम जल्दी तमाम करें। बॉस की तरफ से इकलौता खतरा उसकी स्वॉलो स्किल ही थी। डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन, -1120, -1874। बॉस के तगड़े डिफेंस की वजह से इजाबेला के हमलों का असर बहुत कम हो रहा था। उसके सारे फिजिकल अटैक सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा ही डैमेज दे पा रहे थे। डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन के एडिशनल डैमेज के बावजूद भी आंकड़ा कभी 2000 पार नहीं कर पाया। बॉस का डिफेंस सच में कमाल का था। जब इजाबेला का ही अटैक आधे से भी कम हो गया था तो लिटिल रेन और जाओ फेंग के हमले तो जैसे प्यार से सहलाने बराबर थे। जियांग फे का अटैक भी किसी छोटी बिल्ली के खरोच मारने जैसा था। रूथलेस बराज के 10 टैक्स के बाद भी जब उसका डैमेज 300% बढ़ गया था तब भी वो सिर्फ हर सेकंड 500 के करीब डैमेज ही दे पा रहा था। बाकी सबके मुकाबले इस लड़ाई का MVP 7 स्टार वॉरियर ही था। भले ही उसके स्टैट्स बाकी सबके जितने शानदार नहीं थे पर वो बॉस को बहुत जबरदस्त डैमेज दे रहा था। -2750, -3617। अपनी सारी स्किल इस्तेमाल करने के बाद 7 स्टार वॉरियर का सेकेंडरी वेपन करीब 3000 का डैमेज दे रहा था जबकि उसका मेन वेपन 3500 से ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा था। बिना किसी अटैकिंग स्किल के ही 7 स्टार वॉरियर का डैमेज इजाबेला से आगे निकल चुका था। ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचने वाली है, जियांग फे ने लंबी सांस छोड़ते हुए शिकायत की। जब तक वो अभी डीमन मॉफ इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता 7 स्टार वॉरियर और इजाबेला दोनों का डैमेज बॉस को जल्दी खत्म करने के लिए काफी नहीं था। बाकी दोनों तो इस लड़ाई में किसी काम के ही नहीं थे। हालांकि ये मुश्किल नहीं था पर 8 लाख हेल्थ पॉइंट्स वाले इस बॉस को मारने में टीम को अच्छा खासा वक्त लगने वाला था। बॉस सिर्फ चलने या हमला करने में ही धीमा नहीं था बल्कि स्किल्स इस्तेमाल करने के मामले में भी काफी सुस्त था। इतनी देर तक मार खाने के बाद भी बॉस ने बड़ी सुस्ती से अपना भारी भरकम पैर उठाकर इजाबेला को दबाने की कोशिश की। इससे हुआ डैमेज इतना कम था कि एवर समर को उसे हील करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई।
जब पूरी पार्टी मिलकर बॉस की 20% हेल्थ खत्म कर चुकी थी, तब जाकर बॉस ने अपना भारी सिर धीरे से उठाया और अपना जबड़ा ऐसे खोला जैसे उबासी ले रहा हो। पर बॉस को ये करने में भी आलस आ रहा था और उसने वापस अपने खोल में सिकुड़ने का फैसला किया। इस बार ऐसा लग रहा था कि बॉस कोई स्किल रिलीज कर रहा है। डिफेंस अप। डार्क टॉर्टोइस के हड्डियों वाले खोल पर एक तेज चमक उठी और सुनहरी रोशनी की एक परत बन गई। उस वक्त बॉस सच में इनविंसिबल हो चुका था। इजाबेला बड़ी मुश्किल से उसका डिफेंस तोड़कर 100 से थोड़ा ज्यादा डैमेज दे पा रही थी, जबकि बाकी सबका डैमेज 0 हो चुका था। धत तेरे की। भाई, अब ये तुम्हारे भरोसे है। इस लड़ाई से ऊब चुके जियांग फे ने परेशान होकर 7 स्टार वॉरियर से कहा। अगर हमारी टीम में 7 स्टार वॉरियर ना होता तो क्या इस बॉस से लड़ाई घंटों तक चलती रहती, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। बात सिर्फ 7 स्टार वॉरियर की नहीं बल्कि इजाबेला की भी थी। अगर वो दोनों नहीं होते तो जियांग फे की टीम भी गेम की किसी भी आम टीम की तरह ही होती। जैसे ही सबको एहसास हुआ कि बॉस का खतरा सिर्फ उसके डिफेंस तक ही सीमित है, सब लोग रिलैक्स हो गए और उन्होंने चीजों को थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया। वो सब बॉस से लड़ते हुए आपस में मजाक करने और कहानियां सुनाने लगे। शूप। अरे नहीं, सब रुक जाओ। बॉस को अचानक बहुत तेज स्पीड से अपने खोल में सिकुड़ते देख जियांग फे उछल पड़ा। पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। 7 स्टार वॉरियर और इजाबेला अपने हमले रोकने में कामयाब हो गए, पर लिटिल रेन और जाओ फेंग अपनी मैजिक कास्ट कर चुके थे और अब उसे रोका नहीं जा सकता था। एवर समर, अब तुम्हारी बारी है। ध्यान रखना, सबकी हेल्थ 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। जियांग फे चिल्लाया। उसे किसी के मरने का डर नहीं था, बल्कि वो उस स्किल से डर रहा था जो 5000 से कम हेल्थ पॉइंट्स वाले किसी भी प्लेयर की जान ले सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई स्वॉलो स्किल से मारा जाता तो बॉस की 50% हेल्थ भी रिस्टोर हो जाती। अगर ऐसा हुआ तो पूरी टीम खून के आंसू रोएगी, क्योंकि जिस हेल्थ को कम करने में उन्हें इतनी मेहनत लगी थी वो पल भर में वापस लौट आएगी। लिटिल रेन और जाओ फेंग के हमले पहुंचने से पहले ही डार्क टॉर्टोइज अपने खोल के अंदर छिप चुका था। इम्यून। इम्यून। दोनों मैजिक अटैक्स खोल से टकराते ही हवा में गायब हो गए। इसके साथ ही बॉस की स्किल स्पिनिंग चार्ज एक्टिवेट हो गई और डार्क टॉर्टोइज एक मोटर की तरह घूमते हुए सीधा जियांग फे की तरफ बढ़ा। धड़ाम। -1000। ये डैमेज बहुत ज्यादा नहीं था, पर इसका नॉकबैक इफेक्ट इतना तगड़ा था कि जियांग फे सुपरसोनिक स्पीड से हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। धड़ाम। 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 डार्क टॉर्टोइज यहीं नहीं रुका। वो पागलों की तरह घूमता रहा और उसने बाकी प्लेयर्स पर भी हमले किए। जियांग फे को कुल 8 बार टक्कर लगी, जबकि बाकियों को 3 से 5 बार मार खानी पड़ी। समर, सबको हील करो। जियांग फे जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। उसे स्पिनिंग चार्ज से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो अगली स्किल से खौफ खा रहा था। अगर बॉस ने स्वॉलो इस्तेमाल कर लिया तो वो प्लेयर 5 सेकंड्स के लिए बैटलफील्ड से बाहर हो जाएगा। बिना देखे गले एवर समर उसे हील नहीं कर पाएगी, और अगर उसके हेल्थ पॉइंट्स 5000 से कम हुए तो वो मारा जाएगा और बॉस उसे निगलकर अपनी 50% हेल्थ रिस्टोर कर लेगा। मून गॉड्स ग्रेस। थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद गले एवर समर ने अपनी अल्टीमेट हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। +2000, +2000। सबको तुरंत रिजेनरेशन मिल गया और उनकी हेल्थ हर सेकंड 2000 पॉइंट्स बढ़ने लगी। इसकी हीलिंग स्पीड बॉस के डैमेज से कहीं ज्यादा थी। देखते ही देखते सबकी हेल्थ फुल हो गई। तभी डार्क टॉर्टोइज ने घूमना बंद कर दिया। उसने अपना लंबा सिर बाहर निकाला और लिटिल रेन को पूरा का पूरा निगल गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि गले एवर समर की चीख निकल गई। पर अच्छी बात यह थी कि पार्टी में सबकी हेल्थ फुल थी। भले ही बॉस ने लिटिल रेन को निगल लिया था, पर उसे कुल 5000 का ही डैमेज पड़ने वाला था और वो 5 सेकंड्स तक हमला नहीं कर पाएगा। लिटिल रेन को निगलने के बाद बॉस ऐसे रुक गया जैसे उसे हजम करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मारो इसे। जियांग फे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। 5 सेकंड्स बाद डार्क टॉर्टोइज ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला और लिटिल रेन को बाहर उगल दिया। उसकी हेल्थ पॉइंट्स बहुत कम बची थी, पर कम से कम वो जिंदा था। एवर समर ने एक क्विक हीलिंग स्पेल से लिटिल रेन की हेल्थ वापस फुल कर दी। लिटिल रेन को ठीक से निगलने में नाकाम रहने के बाद डार्क टॉर्टोइज की जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। वो बस वहीं पड़ा हुआ था और बीच बीच में हल्के फुल्के हमले कर रहा था। इस बार किसी ने भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अच्छे से पता चल गया था कि जब बॉस अचानक अपने खोल में छिपता है तो उसका रिएक्शन कितना खतरनाक होता है। पूरे फोकस के साथ कोई भी अब लापरवाही नहीं कर रहा था। बॉस 2 बार अपने खोल में छिपा और तब किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। 5 मिनट बाद आखिरकार ये बॉस बैटल खत्म हो गई। 7 स्टार वॉरियर बिना किसी शक के पार्टी का MVP था, क्योंकि बॉस को सबसे ज्यादा डैमेज उसी ने दिया था। फाइट के आखिर में जब बॉस बार बार डिफेंस अप इस्तेमाल कर रहा था तब इजाबेला उसका डिफेंस तोड़ भी नहीं पा रही थी। इस वजह से बॉस पर इजाबेला का एग्रो टूट गया और 7 स्टार वॉरियर ने कमान संभाल ली। पर क्योंकि बॉस का अटैक कुछ खास नहीं था, इसलिए इजाबेला के हाथ से एग्रो छूटने के बाद से लेकर बॉस के मरने तक उसने अकेले ही टैंक किया। क्या बात है लड़के, लगता है तुम अकेले ही किसी बॉस को संभाल सकते हो, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। सच कहूं तो ये बॉस काफी कमजोर था।
इसके पास सिर्फ अपना हाई डिफेंस था और कुछ नहीं, इसलिए मैं इतना हाई डैमेज दे पाया। 7 स्टार वॉरियर ने बड़ी नरमी से जियांग फे की तारीफ को टालते हुए कहा, अरे तुम दोनों एक दूसरे की तारीफें क्यों कर रहे हो? लाश खोलो, हमें अभी डंजन आगे भी चालू रखना है। गले एवर समर ने मुंह फुलाते हुए कहा, पिछले मिथोलॉजिकल बीस्ट्स के ड्रॉप्स को देखते हुए डार्क टॉर्टोइस के ड्रॉप में पक्का कोई प्लेट आर्मर रेसिपी होगी। इस बात ने गले एवर समर को आखिरी बॉस से काफी उम्मीदें दे दी थीं, जिसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। शांति रखो, जियांग फे ने हंसते हुए कहा। रेसिपी डार्क टॉर्टोइस डाउनफॉल। रेसिपी एक्सीलेंट यूज अलाउज यू टू क्राफ्ट द इक्विपमेंट सेट डार्क टॉर्टोइस डाउनफॉल। रिक्वायरमेंट लेवल 5 ब्लैकस्मिथ। सबकी उम्मीद के मुताबिक बॉस ने एक इक्विपमेंट सेट रेसिपी ड्रॉप की थी। डार्क टॉर्टोइस डाउनफॉल प्लेट आर्मर इक्विपमेंट सेट 7 एक्सीलेंट इक्विपमेंट सेट फिजिकल डिफेंस प्लस 3075 इक्विपमेंट सेट मैजिक डिफेंस प्लस 2059 इक्विपमेंट सेट वाइटैलिटी प्लस 255 इक्विपमेंट सेट स्ट्रेंथ प्लस 175 इक्विपमेंट सेट मूवमेंट स्पीड -15% रैंडम एनहांसमेंट इफेक्ट X7 लेवल रिक्वायरमेंट 40 Equipment effect 37 reduces all damage taken by 10%. Equipment effect 57 increases damage by 5% and damage reduction by 10% when you are facing the enemy. Equipment effect 77 summons the spirit of the dark tortoise. Increase 50% defense and maximum health points by 10,000. Last for 30 seconds. 4 hours cooldown time. अरे बाप रे, इस इक्विपमेंट सेट के इफेक्ट तो एकदम सुपर टैंक वाले हैं। जियांग फे के मन में इसे लेकर मिले जुले ख्यालात आ रहे थे। यह इक्विपमेंट सेट सच में एक बेहतरीन डिफेंस था। चाहे वो फिजिकल डिफेंस हो या मैजिकल डिफेंस, ये प्लेट आर्मर सेट किसी फौलाद से कम नहीं था। 255 वाइटैलिटी पॉइंट्स इतने ज्यादा थे कि वो लेवल 30 के पूरे वायलेट ग्रेड इक्विपमेंट सेट से भी आगे निकल गए। 177 स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी किसी टैंक का डैमेज आउटपुट बढ़ाने के लिए काफी थे। ये मॉन्स्टर्स पर एग्रो जनरेट करने के लिए बहुत काम के थे। बस नेगेटिव मूवमेंट स्पीड इफेक्ट थोड़ा निराश करने वाला था, पर किसी इमरजेंसी में एक टैंक प्लेयर अभी भी किसी को बचाने के लिए चार्ज या इंटरसेप्ट का इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह की इंस्टेंट मूव स्किल पर मूवमेंट स्पीड का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सबसे जरूरी बात, 3 इक्विपमेंट सेट वाले इफेक्ट्स एकदम बवाल थे। इन्हें पहनकर कोई भी टैंक एक ऐसी दीवार बन जाएगा जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। जियांग फे के मन में इसे लेकर मिले जुले ख्यालात इसलिए थे क्योंकि वो टैंक बनने का ख्याल पहले ही छोड़ चुका था। अगर उसके पास डार्क टॉर्टोइस डाउनफॉल का सबसे बेहतरीन ग्रेड भी आ जाता, तब भी उसका डिफेंस बस इजाबेला के बराबर ही होता। इसका सिर्फ यही एक फायदा था, जहां तक अटैक और हेल्थ पॉइंट्स की बात थी वो किसी भी आम प्लेयर जैसा ही रह जाता। इससे अच्छा तो वो कोई ऐसा इक्विपमेंट सेट ढूंढता जो उसका अटैक बढ़ा सके। मुझे लगता है कि यह इक्विपमेंट सेट आगे चलकर किसी लेवल 40 के टैंक के बहुत काम आएगा। मैं तो कहूंगा डंजन रन करने वाले किसी भी सब टैंक के पास ये इक्विपमेंट होना ही चाहिए। उनके पास कम से कम इसका ग्रीन ग्रेड सेट होना ही चाहिए, वरना पूरी पार्टी लेवल 40 के डंजन में आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। 7 स्टार वॉरियर ने कहा। लेवल 40 के सेट इक्विपमेंट के इतना स्ट्रांग होने की सबसे बड़ी वजह शायद प्लेयर्स को लेवल 40 के डंजन की मुश्किलें सहने के लायक बनाना था। डंजन क्लियर करने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा स्ट्रांग इक्विपमेंट ढूंढने होंगे, वरना उन्हें अपना लेवल बढ़ाने के लिए ग्राइंड करना होगा और लेवल एडवांटेज के साथ वापस डंजन क्लियर करने आना होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? 7 स्टार वॉरियर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। क्या तुम भूल गए हम अभी कहाँ हैं? ये एक सीक्रेट डंजन है। इस डंजन की डिफिकल्टी किसी हीरोइक डिफिकल्टी डंजन जितनी है। जब किसी के पास ये इक्विपमेंट सेट होगा तो वो बाकी लेवल 40 डंजन्स की परवाह ही क्यों करेगा? मुझे लगता है कि ये चारों इक्विपमेंट रेसिपी प्लेयर्स को आगे आने वाले और भी मुश्किल डंजन्स के लिए तैयार करने के लिए दी गई हैं। तुम बस एक ही बात में गलत हो, सब टैंक्स नहीं बल्कि मेन टैंक्स। एक मेन टैंक के पास ग्रीन ग्रेड डार्क टॉर्टोइस डाउनफॉल का कम से कम एक सेट होना ही चाहिए, जियांग फे ने समझाया। जियांग फे को जितना समझ आया था उसके हिसाब से एक ब्लू ग्रेड रेसिपी से आमतौर पर ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट ही बनते थे, या फिर सिस्टम ने इसे ऐसा ही सेट किया था। जियांग फे ने रेसिपी रख ली और आखिरी सर्कल को घेर कर खड़े आखिरी मॉन्स्टर ग्रुप पर ध्यान दिया। सच कहूं तो इस डंजन में मिली रेसिपीज उसके नजरिए से बिल्कुल बकवास थीं, फिर भी वो गिल्ड के बाकी मेंबर्स के लिए बहुत काम की थीं। जियांग फे को एहसास हो गया था कि अब वो कोई अकेला एडवेंचरर नहीं है। भले ही एम्पीरियल ड्रैगन के बनने से पहले वो रोजेट नाइटहुड का हिस्सा था, पर उसे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। अब हालात अलग थे। उसकी गिल्ड इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे खुद एक असली लीडर वाली फीलिंग आ रही थी। इतने सारे प्लेयर्स उस पर भरोसा करते थे। इससे पहले वो चारों इक्विपमेंट सेट रेसिपी को इग्नोर कर देता, पर अब वो इन्हें गिल्ड का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी एसेट मान रहा था। क्या यार, ये मॉन्स्टर्स तो थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, जाओ फेंग ने उनके इंतजार में खड़े 400 एलीट टियर मॉन्स्टर्स को गिनते हुए कहा।
मॉन्स्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये है कि ये मॉन्स्टर्स मिलकर किस तरह का बॉस बनेंगे। लिटिल रेन बोला। जो भी हो पहले इन सबको मारते हैं, जियांग फे ने कहा। भले ही उसने बड़े आराम से जवाब दिया था, पर वो मन ही मन सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो चुका था। पार्टी पहले ही 4 मिथिकल बीस्ट्स को हरा चुकी थी और आखिरी वाला पक्का बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला था। हीलिंग चालू रखना, जियांग फे मॉन्स्टर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया। इंस्टेंट आइस बर्स्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक। जियांग फे ने अपना डैमेज सारे मॉन्स्टर्स पर फैलाने की पूरी कोशिश की ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उसे पड़ने वाले डैमेज से डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसका डिफेंस बहुत तगड़ा था और एवर समर जैसी सुपर हीलर उसे हील करने के लिए वहीं मौजूद थी। जब सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान जियांग फे पर आ गया तो इजाबेला और लिटिल रेन ने अपनी मैजिक कास्टिंग शुरू कर दी। दोनों फायर बेस्ड मैजिशियंस ने मिलकर आग का जबरदस्त कहर बरपा दिया। पलक झपकते ही 400 मॉन्स्टर्स आग की लपटों में घिरकर तड़पने लगे। डिंग! Congratulations player Verdier Glider for reaching level 43. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. जब सारे 400 मॉन्स्टर्स मारे गए तो जियांग फे के कैरेक्टर को ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसका लेवल बढ़ गया। उसी वक्त 7 स्टार वॉरियर और गले एवर समर का भी लेवल अप हो गया। अब वो दोनों लेवल 40 से बस एक लेवल दूर थे। मजा आ गया, इसे कहते हैं असली लेवलिंग। भले ही उन 400 मॉन्स्टर्स से जाओ फैंग का लेवल नहीं बढ़ा था, पर उसे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए थे कि उसकी एक्सपीरियंस बार सीधे 50% पर पहुंच गई थी। अब उसे लेवल 40 तक पहुंचकर जियांग फे की बराबरी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। अभी लड़ो, पार्टी बाद में करेंगे। सब पीछे हटो, मैं नहीं चाहता कि बॉस के स्पॉन होते ही कोई गड़बड़ हो जाए, जियांग फे ने कहा। पिछली बॉस फाइट्स को देखते हुए उसे अंदाजा हो गया था कि अगला बॉस पिछले वाले से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। एस। पिछले बॉस के उलट इस बार मरे हुए मॉन्स्टर्स की हड्डियां आपस में नहीं टकराईं, बल्कि वो धूल में बदलकर हवा में उड़ने लगीं। ये क्या हो रहा है? एवर समर चिल्लाई। जियांग फे समेत किसी ने भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही हड्डियों की धूल हवा में फैली, अचानक कहीं से एक हल्की हवा चली और उसने धूल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हवा तेज हो गई और हड्डियों की धूल ने एक छोटी सी गेंद का रूप ले लिया। एक पल ऐसा आया जब हवा इतनी तेज हो गई कि हवा की सारी धूल एक साथ जुड़ गई। वो हल्की सफेद गेंद बड़ी होती गई और एक चिकने चमकते हुए अंडे में बदल गई। क्रैक क्रैक क्रैक। अंडे के अंदर से एक बड़ी सी दरार खुली और एक विशाल हड्डियों वाला हाथ अंडे को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। जब धूल छंटी और अंडा पूरी तरह से फूट गया तो जियांग फे समझ गया कि अब उसकी शामत आने वाली है। ये बॉस बहुत बड़ा था। उसने अब तक जितने भी बॉस से लड़ाई की थी उन सबसे कहीं ज्यादा विशाल। इस चाइमेरा का सिर शेर का था, सींग हिरण के थे, आंखें बाघ की थीं, शरीर हिरण का था, शरीर पर ड्रैगन के स्केल्स थे और पूंछ बैल की थी। ये तो एक किलिन है, जियांग फे डर के मारे चिल्लाया। बोन चाइमेरा किलिन स्पेक्टर लॉर्ड लेवल 50-80 सील्ड स्टेट। हेल्थ पॉइंट 1 मिलियन। अटैक पावर 18,000। स्किल्स हेवी पंच, स्टॉम्प, किंग्स गेल, किंग्स इंटिमिडेशन, किलिन्स रॉथ। Heavy punch, attacks one target, deals powerful damage. Stomp, stomps on a target, dealing powerful damage as well as the target knocking down. Decreases 20% of the knocked down target's defense. King's Gale, greatly increases Killen's attack and defense, lasts for 30 seconds. King's Intimidation, greatly decreases all targets' attack and defense, lasts for 30 seconds. Killen's Wrath, enters Berserk state, increasing attack by 100%. Further increase attack power by 100% with each enemy defeated. Lasts for 10 seconds. अरे बाप रे, बॉस के स्टैट्स पढ़ने के बाद जियांग फे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बॉस के इतने सारे हेल्थ पॉइंट्स देखकर वो पहले ही टेंशन में आ गया था और जब उसने देखा कि बॉस का हर एट्रीब्यूट कारलॉक से भी ज्यादा तगड़ा था तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। जब माना नोट क्वेस्ट के दौरान जियांग फे कारलॉक से लड़ रहा था तो उसके पास 10,000 से ज्यादा प्लेयर्स थे, पर अभी उसके पास सिर्फ इजाबेला और 4 दूसरे प्लेयर्स थे। अगर वो लड़े तो उनकी हार पक्की थी। बाकी 4 बॉसेस के उलट किलिन कोई मिनी बॉस नहीं था। साफ सीधी बात थी कि इस बॉस से लड़ने के लिए एक पूरी रेड टीम की जरूरत थी, ना कि 5 प्लेयर्स की किसी छोटी सी पार्टी की। तुम ठीक तो हो ना? जियांग फे को परेशान देखकर लिटिल रेन ने पूछा। हम इस बॉस से नहीं लड़ सकते, जियांग फे ने खींचते हुए चिल्लाकर कहा। जियांग फे के डीमन मॉर्फ या इजाबेला के बॉस को टैंक करने के बावजूद इस बॉस फाइट में जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। गले एवर समर अकेली इतना भारी प्रेशर संभाल नहीं पाएगी। जब जियांग फे कारलॉक से लड़ा था तो उसे सपोर्ट करने के लिए कम से कम 200 हीलर्स मौजूद थे। भले ही उन हीलर्स का कोऑर्डिनेशन थोड़ा अजीब था, पर वो लगातार हील कर रहे थे। क्या हम एक बार कोशिश भी नहीं कर सकते? 7 स्टार वॉरियर ने पूछा। हेल्थ पॉइंट्स को गोली मारो, जरा बॉस का अटैक तो देखो। अगर समर अकेले सिर्फ मुझे भी हील करती रहे तब भी ये बॉस मुझे पीट पीट कर जमीन में गाड़ देगा, जियांग फे ने कड़वाहट से कहा। अब हम क्या करें?
क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? लेडी काज़नोवा ने अपना सब्र खोते हुए शिकायत की। उनकी अभी की हालत को देखते हुए उनके पास इकलौता रास्ता यही था कि वो वापस लौट जाएं और इज़ाबेला की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के तैयार होने का इंतजार करें। काश हम झुंड बनाकर हमला कर पाते, ज़ाओ फेंग बोला। झुंड? जियांग फे ने बात दोहराई और तभी उसे कुछ बहुत जरूरी याद आ गया। उसने अपनी इन्वेंट्री खोली और उसमें से कुछ बाहर निकाला। डीमन नोड, वन टाइम टूल, लेजेंडरी, यूज, समन्स अ डीमन नोड। Note: the concentrated node of Omar the Demon. Inside this concentrated mana lies an army of lava demon hound. Use this item to summon 100 level 50 advanced elite lava demon hound to fight for you. Summoned hounds will disappear upon death or until you log out of the game. ये छोटी सी चीज जियांग फे को तब मिली थी जब उसने बॉटम ऑफ द ब्लड पूल का हीरोइक डिफिकल्टी डंजन क्लियर किया था, क्योंकि जियांग फे को कभी इस आइटम का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था। अब जब जाओ फेंग ने उसे ये आइडिया दे दिया था तो जियांग फे को लगा कि इसे इस्तेमाल करने का ये बहुत बढ़िया मौका है। इसमें कोई शक नहीं था कि किलिन बहुत ताकतवर था और जियांग फे के पास ये लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं था। पूरी टीम को साफ होने में कुछ सेकंड्स ही लगते। पर इसकी एक कमजोरी भी थी, बॉस के पास कोई एओई अटैक नहीं था। इसी कमजोरी की वजह से जियांग फे अपनी स्वॉर्म अटैक स्ट्रैटेजी अपना सकता था। जो लावा डीमन हाउंड समन होने वाले थे वो लेवल 50 एडवांस्ड एलीट टियर के होंगे। इसका मतलब था कि उन पर लेवल गैप सप्रेशन का कोई असर नहीं होगा, यानी उनके अटैक्स कम नहीं होंगे। इसके अलावा उन हाउंड्स के पास इतने ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे कि बॉस को किसी एक हाउंड को मारने में भी 3 से 5 बार हमला करना पड़ेगा। अपने कुछ हाउंड्स की बलि चढ़ाकर वो शायद बॉस को मारने के लिए काफी वक्त निकाल सकते थे। हो, हम ये जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। चलो दोस्तों, अब दरवाजा बंद करने और कुत्तों को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। ऊफ ऊफ, जियांग फे ने एक कुत्ते की तरह भौंकने की कोशिश की। Who let the dogs out? वूफ वूफ। जाओ फेंग भी इस मजाक में शामिल होना नहीं भूला। पिंग। जियांग फे ने डीमंस नोड एक्टिवेट किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। एक तेज वायलेट रोशनी चमकी और उसी रंग का एक लाइट गेट खुल गया। ग्रर। हाउंड्स के गेट से बाहर आने से पहले ही बॉस चेंबर में मौजूद हर कोई उनकी खुखार गुर्राहट सुन सकता था। देखते ही देखते लाल आग उगलते हाउंड्स गेट से बाहर दौड़ पड़े। इन हाउंड्स के एक शरीर पर 2 सिर थे और उनका पूरा शरीर खौलते हुए लावा से ढका था जो नीचे टपक रहा था। उनके करीब खड़े होकर ही जियांग फे उनके शरीर से निकलने वाले लावा की भयंकर गर्मी महसूस कर सकता था। अरे बाप रे, इन कुत्तों को क्या हुआ है? ये तो बहुत सारे हैं। भाई, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, जाओ फेंग चिल्लाया। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। चलो अब लड़ना शुरू करते हैं। जियांग फे के सामने सो गुस्से में भरे खूंखार हाउंड्स की आर्मी खड़ी थी। अब पूरी पार्टी उस बॉस से लड़ने के लिए तैयार थी जिसे पहले हराना नामुमकिन लग रहा था। हमला करो मेरे हाउंड्स, जियांग फे ने डीमन लावा हाउंड्स को अटैक करने का हुक्म देते हुए चिल्लाकर कहा। भले ही हाउंड्स 3 मीटर्स लंबे थे, पर क्यूलिन के सामने वो चींटियों जैसे लग रहे थे, और चींटियों की तरह ही उन्होंने बॉस को हर तरफ से घेर लिया और क्यूलिन पर टूट पड़े। उनमें से हर कोई सिर्फ 500 से ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था। हालांकि अकेले ये कमजोर लग सकते थे, पर झुंड में वो एक बहुत बड़ा डैमेज दे सकते थे। सारे हाउंड्स का एक साथ किया गया अटैक 50,000 डैमेज के बराबर था। ओर्ग। छोटे जीवों के अटैक से परेशान होकर किलिन गुस्से में दहाड़ा। उसने एक जोरदार स्टॉम्प मारा और एक हाउंड पर अटैक किया जिससे उस हाउंड की 1/3 हेल्थ पॉइंट्स खत्म हो गई। 1/3? कुछ ही पल बीते और अटैक का दूसरा राउंड शुरू हो गया। इस झुंड की ताकत की वजह से बॉस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में अपनी 10% हेल्थ पॉइंट्स खो चुका था। किंग्स गेल। बॉस ने अपनी स्किल एक्टिवेट की और उसे एक पावरफुल अटैक मिल गया। स्टॉम्प। स्लैप। एक हाउंड के गोश्त के लोथड़े में कुचले जाने की अजीब सी आवाज गूंजी। वो एक ही झटके में मारा गया था। ग्रर। जब मारे गए हाउंड के खून की महक बॉस चेंबर में फैली तो बचे हुए 99 हाउंड्स ने और तेजी से अटैक करना शुरू कर दिया। क्या बात है, ये तो कमाल है, लिटिल रेन अपना मैजिक रोकना भूलकर उस नज़ारे को देखते हुए बोला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सबसे मुश्किल बॉस कुत्तों के एक झुंड के हाथों मारा जाएगा। 7 स्टार वॉरियर ने थोड़ी निराशा से कहा। हो, खैर आखिर में काम पूरा होना चाहिए। जब तक बॉस कोई अच्छी चीज ड्रॉप करता है मैं खुश हूं। जियांग फे ने दूसरे हाउंड्स के पीछे फंसे कुछ हाउंड्स को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर कहा। भले ही क्विलिन ने किंग्स गेल एक्टिवेट कर ली थी, फिर भी बॉस एक हिट में किसी भी हाउंड को नहीं मार पा रहा था। कुछ हाउंड्स को एडजस्ट करके जियांग फे उनकी जान बचा सकता था। जो मरने वाले थे उन्हें वो पीछे कर देता और जिनकी हेल्थ फुल थी उन्हें आगे कर देता। इतना ही नहीं, अटैक करने वाले हाउंड्स की गिनती इतनी ज्यादा थी कि बॉस मुड़कर दूसरे हाउंड्स पर अटैक भी नहीं कर सकता था। इसलिए हाउंड्स को जिंदा रखने के लिए जियांग फे को बस उन्हें बॉस के चारों ओर एक घड़ी की तरह गोल गोल घुमाना था। अपने सटीक कंट्रोल से जियांग फे मारे जाने वाले हाउंड्स की गिनती कम कर सकता था।
उसके कंट्रोल का नतीजा ये था कि भले ही कुछ हाउंड्स मारे गए, पर उसने उनके मरने की रफ्तार पूरी तरह से कम कर दी थी और उनका टोटल डैमेज आउटपुट भी कम नहीं हुआ। 10 सेकंड से थोड़े ज्यादा वक्त में ही बॉस के पास सिर्फ 50% हेल्थ पॉइंट्स बची थी। ओर्ग। बॉस फिर से दहाड़ा और उसने 2 स्किल्स एक्टिवेट की, किंग्स इंटिमिडेशन, किलिन्स रॉथ। सारे हाउंड्स को डिबफ लगा और उनकी अटैक पावर आधी रह गई। इसके अलावा हाउंड्स का डिफेंस भी कमजोर हो गया और अब वो एक ही हिट में मारे जा सकते थे। शिट, बॉस का अटैक बढ़ गया है, जियांग फेई ने खींचते हुए कहा। उसी पल जियांग फेई ने तुरंत अपने हाउंड्स का अटैक पैटर्न बदल दिया, क्योंकि बॉस का अटैक अब एक फुल हेल्थ वाले हाउंड को भी एक हिट में मार सकता था। इसलिए उसने मार खाने के लिए उन हाउंड्स को आगे कर दिया जो पहले से ही मरने वाले थे। 15 हाउंड्स के मारे जाने के बाद बॉस की बर्जर्क स्टेट खत्म हो गई। किलिन्स रॉथ स्किल का एक्टिव टाइम सिर्फ 10 सेकंड्स का था। अब बॉस के पास 30% से थोड़ी ही ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स बची थी, जबकि जियांग फे की आर्मी में अभी भी 70 से ज्यादा हाउंड जिंदा थे। सिस बॉस की मौत सच में बहुत दर्दनाक होने वाली है, गले एवरसमर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बॉस अपनी सारी स्किल्स इस्तेमाल कर चुका था, पर फिर भी वो इस झुंड से नहीं निपट पाया। फे भाई, मुझे लगता है कि इस बॉस के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करना थोड़ा वेस्ट हो गया। तुम्हें कोई ज्यादा स्ट्रांग बॉस ढूंढना चाहिए था और कुत्तों से उसकी वॉट लगवानी चाहिए थी। देखो, बॉस मरने ही वाला है और तुम्हारे पास अभी भी 50 से ज्यादा कुत्ते जिंदा हैं। जाओ फेंग ने ऐसे एक्टिंग करते हुए कहा जैसे वो कोई प्रो प्लेयर हो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। मुझे कैसे पता होता कि ये हाउंड्स इतने स्ट्रांग होंगे? मैंने इन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब मैंने इस डंजन को जीतने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर लिया है तो तुम अभी भी शिकायत कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दूंगा, मेरी बात मान लो। जियांग फेई ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। अरे प्लीज ऐसा मत करना। इस मोटे को सबक मिल गया है। करीब 20 सेकंड्स बाद बॉस अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। जलते हुए हाउंड्स के झुंड का सामना करना ऐसा था जैसे कोई हाथी करोड़ों चींटियों का शिकार बन गया हो। जरा सोचो, एक ऐसा पावरफुल बॉस जिसे भगवान को चुनौती देने वाली ताकत रखने की वजह से सील किया गया था, फिर भी सील टूटने के बाद उसे कुत्तों का एक झुंड हरा रहा था। जब बॉस मरा तो जियांग फे के पास अभी भी 50 से ज्यादा हाउंड जिंदा थे, पर उनकी हेल्थ बहुत कम थी। उस वक्त अगर बॉस के पास दूसरी हेल्थ बार होती तो किलिन्स रात के बिना भी ये हाउंड्स एक ही हिट में मारे जाते। डिंग! You have killed Bone Chimera Killin. Obtained 1,240,000 experience points. Obtained 330 gold coins. लूट्स चेक करो। जाओ आ फेई, जाओ। मैं तुम्हें चुनता हूं। एक और लफ्ज बोला तो मैं सच में तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा। सॉरी। फिर जियांग फे बॉस के बोनी कॉर्प्स की तरफ बढ़ा। रास्ते में हाफते हुए हाउंड्स जियांग फे के लिए रास्ता बनाने के लिए किनारे हट गए। जैसे ही जियांग फे ने लूट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और जियांग फे इतना हैरान रह गया कि वो हिल भी नहीं पाया। लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट, प्लेट आर्मर सेट इक्विपमेंट 7 लेजेंडरी इक्विपमेंट सेट फिजिकल डिफेंस प्लस 4075 इक्विपमेंट सेट मैजिक डिफेंस प्लस 3059 इक्विपमेंट सेट स्ट्रेंथ प्लस 355 इक्विपमेंट सेट वाइटैलिटी प्लस 205 इक्विपमेंट सेट मूवमेंट स्पीड -15%. Equipment set Skill 1 increases 20% attack power. Equipment set Skill 2 increases attack range by 100%. Equipment set Skill 3 grants cleaving effect to normal attack, dealing 80% damage to all enemy around the first target. Equipment set Skill 4 grants the skill Holy Radiant. Restores 50% health points and inflicts blind to all nearby enemies. Last 5 seconds. 2-minute cooldown. Equipment set Skill 5 grants the skill God's Wrath. Deals damage equivalent to your total attack plus maximum health points to all enemies within 20 meters. 5-minute cooldown. Equipment set Skill 6 grants the skill Wild Charge. Charges toward a target dealing 400% attack power and stuns for 2 seconds. 1-minute cooldown time. Equipment set Skill 7 grants the skill Killin's Fist. Attacks a target dealing 150% attack power. 6 seconds cooldown time. Level requirement 40. Equipment set effect 3-7 increases 3000 maximum health points to you and all allies with mythical beast equipment set equipped. Affects radius of 500 meters. Equipment set effect 5-7 increases 20% attack power to you and all allies with mythical beast equipment set equipped. Affects radius of 500 meters. Equipment set effect 7-7 summons the spirit of Killin. Grants invincibility for 10 seconds to you all allies with mythical beast equipment set equipped. Affects radius of 500 meters. 4-hour cooldown. Legendary. गले एवरसमर चिल्लाई जब उसने आखिरकार जियांग फे तक जाने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। जाओ फेंग ने तुरंत जियांग फे को धक्का दिया और बोला, अब इसे पहनने का टाइम आ गया है। हाँ,
जियांग फे अभी भी उस इक्विपमेंट सेट की प्रॉपर्टीज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था। उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसने उस इक्विपमेंट सेट को उठाया और पहन लिया। इसकी रोशनी आंखों को चुभने वाली नहीं थी, पर उस इक्विपमेंट सेट से निकलने वाली चमक ने सबको डैजल कर दिया था। यह सुनहरी चमकता हुआ आर्मर एक प्लेट आर्मर था और उसकी छाती पर एक बहुत ही फियर्स बीस्ट का सिर बना हुआ था। वो इतना बड़ा था कि उसने जियांग फे की निचली गर्दन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा था। इस आर्मर का हेल्म भी खास था, क्योंकि वो कोई आम ट्रेडिशनल मेटल हेलमेट नहीं था, बल्कि वो एक क्राउन था जिसमें 7 अलग अलग रंगों के 7 जेमस्टोन्स जड़े हुए थे। ये इक्विपमेंट बहुत स्टाइलिश था। आर्मर की कोई भी चीज सस्ती या मामूली नहीं लग रही थी। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप बहुत ही प्रिसाइज और डिटेल्ड थी। क्योंकि पूरा आर्मर सोने का बना था, इसलिए जियांग फे का ऑरा किसी रॉयल्टी जैसा हो गया था। बड़े से बड़े नोबल्स भी उसे कंपेयर नहीं कर सकते थे। गिल्ड मास्टर तो उस कॉस्मिक ड्रैगन वाले डूड से कहीं ज्यादा कूल लग रहे हैं, 7 स्टार वॉरियर ने कहा। अब तुमने याद दिला ही दिया है, तो मुझे भी लग रहा है कि काश हमारी दोबारा फाइट हो, जियांग फे एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ बोला। कॉस्मिक ड्रैगन से फाइट के वक्त पहने हुए उन बकवास कपड़ों के मुकाबले उसका ये लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। इस आर्मर ने जियांग फे को कुल 355 स्ट्रेंथ दी थी और साथ ही अटैक पावर में 20% का इंक्रीज भी किया था, जिसने जियांग फे को एक बहुत ही पावरफुल फाइटर बना दिया था। उसकी टोटल अटैक पावर 2900 हो गई थी, बिल्कुल 7 स्टार वॉरियर के बराबर। और ये सब रूथलेस बराज इस्तेमाल करने से पहले था। उस स्किल के स्टैक होने के बाद जियांग फे का अटैक 9000 तक पहुंच सकता था। जब ऐसा होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, जियांग फे को देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। भले ही रूथलेस बराज स्किल एक अनरिलायबल बफ था, क्योंकि फाइट के दौरान इसे आसानी से रोका जा सकता था, पर जियांग फे हमेशा अपनी ब्लड चेन्स पर भरोसा कर सकता था ताकि कोई भी दुश्मन उसकी अटैक रेंज से बाहर न भाग सके। भले ही ये इक्विपमेंट डिफेंस से ज्यादा अटैक पर फोकस करता था, पर जियांग फे का टोटल हेल्थ पूल बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ था। उल्टा ये 40,000 से बढ़कर 46,000 हो गया था। असल में इस इक्विपमेंट को सिर्फ अटैक बेस्ड कहना गलत होगा, क्योंकि जियांग फे का फिजिकल डिफेंस बढ़कर 5,800 और मैजिकल डिफेंस 3,300 हो गया था। उसके पिछले आर्मर के मुकाबले इसने उसे ऑलमोस्ट डबल डिफेंसिव पावर दी थी। अब जियांग फे आसानी से मैजिक बेस्ड अटैक्स का भी डटकर सामना कर सकता था। इस गॉड लाइक आर्मर के सारे फायदों को देखने के बाद इसकी इकलौती डाउनसाइड इसकी प्लेट आर्मर प्रॉपर्टीज थीं। काफी भारी होने की वजह से जियांग फे की मूवमेंट स्पीड 15% कम हो गई थी। तेज दौड़ने वाले दुश्मनों को चेस करने में ये थोड़ी प्रॉब्लम बन सकता था, पर ब्लड चेन की मदद से जियांग फे फाइट के दौरान हमेशा अपने और दुश्मन के बीच का डिस्टेंस कम कर सकता था। नया इक्विपमेंट पहनने के बाद जियांग फे ने अपने यूआई में एक बहुत बड़ा चेंज देखा। उसकी कई इक्विपमेंट स्किल्स को नए इक्विपमेंट सेट स्किल्स ने रिप्लेस कर दिया था। हालांकि स्किल्स के नंबर्स में थोड़ा ही फर्क था, पर हर नई स्किल की पोटेंसी इतनी स्ट्रांग थी कि अगर जियांग फे किसी टैंक को मारना चाहता तो वो पक्का मारा जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जियांग फे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। वो अपनी नई स्किल्स टेस्ट करने के लिए और वेट नहीं कर सकता था। बॉस चेंबर पार करने के बाद जियांग फे और उसकी पार्टी आखिर में एक छोटे से कमरे में एंटर हुए। अंदर एक पत्थर के कॉफिन के अलावा कुछ नहीं था। कोई मॉन्स्टर्स नहीं? जियांग फे ने डिसअपॉइंट होकर पूछा। कॉफिन पर कोई मैसेज लिखा है, कमरे को इंस्पेक्ट करने के बाद जाओ फेंग बोला। बहादुरों के नाम। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुमने पक्का लाइफ रिजर्विंग 5 मिथिकल बीस्ट टेस्ट पास कर लिया होगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ का टेस्ट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि मेरा अपना आर्मर और कुछ रेसिपीज तुम्हारी डिजायर्स को पूरा कर देंगे। मेरी बस एक ही विश है, मेरी नींद डिस्टर्ब मत करना। प्रिंस वूगेंग। हैं? क्या उसने कहा कि वो आर्मर और रेसिपी हमारे लिए छोड़कर गया है? जाओ फेंग ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। ये प्रिंस वूगेंग आखिर है कौन? क्या वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था? 7 स्टार वॉरियर ने पूछा। मुझे नहीं पता, जियांग फे ने जवाब दिया। फिर वो इजाबेला की तरफ मुड़ा। हो सकता है इस एंशिएंट नेफिलिम प्रिंसेस को कुछ पता हो। प्रिंस वूगेंग नाम सुनते ही इजाबेला खुद से बड़बड़ाई। ऐसा लग रहा था कि इजाबेला उस इंसान को जानती थी। बेला, तुम इसे जानती हो? जियांग फे ने पूछा। हो, मैं इससे भी कहीं ज्यादा जानती हूं, इजाबेला बोली। उसके फेशियल एक्सप्रेशन अब क्यूरियोसिटी से बदलकर एडमिरेशन में बदल चुके थे। 7,000 साल पहले इंसानों का एक ऐसा एम्पायर था जिसने हर उस चीज पर डोमिनेट और राज किया था जिस पर राज किया जा सकता था। पर उसका लालच, उसकी एम्बिशन इतनी बड़ी थी कि वो धरती पर राज करके नहीं रुका। जब उसे पता चला कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसने उन्हें भी टारगेट कर लिया। इजाबेला की आंखें एडमिरेशन से चमक रही थीं। गॉड्स? तुम्हारा मतलब सेलेस्टियल्स से है? जियांग फे ने पूछा। नहीं, सेलेस्टियल्स, नेफिलिम, ये सब बस नाम हैं जो हमने खुद को दिए हैं। उस वक्त हम सब उसी की रूलिंग के नीचे थे, इजाबेला ने कहा। ये सब कहने के बावजूद उसकी टोन और एक्सप्रेशन में कोई शर्म या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक एडमिरेशन झलक रही थी। कौन है वो? जियांग फे ने पूछा। वो इंसान जिसने हेवन और धरती दोनों पर राज किया। गॉड चेसर, डीशिन। गॉड चेसर? हाँ बिल्कुल, वो इंसान जिसने गॉड्स के पीछे पड़ने की हिम्मत की।
इस रेल में अपना गोल पूरा करने के बाद भी वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसने गॉड्स को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर करने का प्लान बनाया। तभी उसने हेवन को चीरकर आगे बढ़ने का डिसाइड किया। हेवन को चीरकर आगे बढ़ना? लिटिल रेन क्यूरियस हो गया। हाँ, एक मॉर्टल का गॉड्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना। अच्छा, तो फिर अब वो कहाँ है? सो रहा है? ज़ाओ फेंग ने पूछा। नहीं, वो वॉर जीत गया था। इज़ाबेला अपनी एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए बोली। वो जीत गया? इसे कहते हैं असली मर्द। जब वो वॉर जीत रहा था तो उसने कई प्रोमिनेंट गॉड्स को भी मार गिराया था। फिर क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। जब इसाबेला ने कहा कि जब वो जीत रहा था तो इसका मतलब यही था कि दी एक्सिन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। अगर वो सच में वॉर जीत गया होता तो आज दूसरे गॉड्स की पूजा करने वाले इतने सारे टेम्पल्स और श्राइन्स नहीं होते। जब गॉड्स को चारों तरफ से घेर लिया गया तो उन्होंने एक स्लाइड टैक्टिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने डाइक्सिन को रिझाने और उसे असैसिनेट करने के लिए एक खूबसूरत गॉडेस को नीचे भेजा। इज़ाबेला ने बताया। इस बार उसकी टोन और एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे। प्लीज कंटिन्यू, जियांग फे ने उसे टोकते हुए कहा। डी सिन की डेथ के बाद उसके बेटे प्रिंस वुगिंग ने हेवन सन के रूप में थ्रोन इनहेरिट किया और उस गॉडेस को मार डाला जिसने उसके पिता की जान ली थी। वो यही नहीं रुका, उसका इंतकाम सीधा हेवन तक पहुंच गया। हालांकि वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग था पर वो अपने पिता जैसा नहीं था, और आखिर में वो भी मौत के मुंह में चला गया। इसका मतलब इस कॉफिन में जो इंसान सो रहा है वो पक्का प्रिंस वुगिंग ही होगा। मुझे और कोई ऐसा इंसान याद नहीं आ रहा जो अपनी टूम की रखवाली के लिए 5 मिथोलॉजिकल बीस्ट को अपना गुलाम बना सके। क्या हम इसे खोलने की ट्राई करें? ज़ाओ फेंग ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहते हो? इज़ाबेला पूरी ताकत से चिल्लाई। क्या प्रॉब्लम है? ज़ाओ फेंग ने ऑकवर्डली पूछा। क्या तुमने वो मैसेज नहीं पढ़ा? उसमें क्लियरली लिखा था कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर तुमने उसे खोला तो चाहे अंदर ट्रैप्स हों या खुद प्रिंस वुगिंग जिंदा हो जाए, हम शायद कल का सूरज भी न देख पाएं। इज़ाबेला ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा। खैर, आज के लिए इतना काफी है, चलो वापस चलते हैं। जियांग फे बोला। वो वहीं रुक गया क्योंकि कॉफिन के बारे में जो जानना था वो उसे पहले ही पता चल चुका था। अपनी रिंग से मिली इन्फॉर्मेशन के बेस पर जियांग फे समझ गया था कि आगे जो आने वाला था वो उसके लिए अभी रेडी नहीं था। द कॉफिन ऑफ प्रिंस वुगिंग। Note: Opening this coffin will trigger the level 60 story quest War of the Heavens. Trigger requirement: Gods each or. भले ही जियांग फे को नहीं पता था कि वॉर ऑफ द हेवेंस आखिर क्या है, पर वो इतना जरूर जानता था कि कोई भी स्टोरी क्वेस्ट एक्सेप्ट करना हमेशा फायदे का सौदा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम की सारी स्टोरी क्वेस्ट्स हाईएस्ट टीयर की होती थीं। यह क्वेस्ट गेम के सभी प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने पर फोर्स करेगी, और अगर वो इसे कंप्लीट करने में फेल हुए तो इतना बड़ा नुकसान होगा जिसे कोई भी प्लेयर सह नहीं पाएगा। प्लेयर्स को जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाने वाली सारी क्वेस्ट्स काफी डिफिकल्ट होती थीं, और ये स्टोरी क्वेस्ट तो लेवल 60 की थी। अगर वो अभी इस क्वेस्ट को ट्रिगर कर देता तो ये सबके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती। जाहिर सी बात थी कि जियांग फे किसी को भी बेवजह मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ठीक है भाई, तुम बॉस हो, ज़ाओ फेंग ने कहा। जियांग फे पहले ही कमरे से बाहर निकल चुका था, और अगर अब कुछ गड़बड़ होती तो ज़ाओ फेंग अकेला उसे हैंडल नहीं कर पाता। सीक्रेट डंजन वहीं खत्म हो गया था। भले ही कॉफिन नहीं खुला था, पर जियांग फे अपनी लूट से बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड था। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि किसी के खुजली वाले हाथ इस कॉफिन को खोल देंगे। जियांग फे के अलावा किसी और के पास गॉड्स इचोर होना बहुत ही रेयर बात थी। जब पार्टी सीक्रेट डंजन से बाहर आई तो जियांग फे ने नोटिस किया कि दिन खत्म होने में अभी भी कई घंटे बाकी हैं। आज के दिन वो पहले ही एक डंजन और एक सीक्रेट डंजन क्लियर कर चुका था। बचे हुए कुछ घंटों का फायदा उठाते हुए जियांग फे ने कुछ इक्विपमेंट सेट्स क्राफ्ट करने की ट्राई करने का फैसला किया। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई टेलर मिला? जियांग फे ने रोजेट रोज से पूछा। हाँ मिला है, रोजेट रोज ने एक मुस्कान के साथ कहा। फिलहाल हमारे पास कुछ एवरेज लेवल के टेलर्स हैं और सिर्फ एक लेवल 4 का टेलर है। जहां तक लेदरवर्क्स हैंडल करने की बात है, हमारे पास रेयर क्लास वाला सिर्फ एक प्लेयर है जो एक लेदरवर्क्स मास्टर है। हालांकि वो प्लेयर कोई क्लॉथ आर्मर नहीं बना सकता, पर लेदरवर्क्स में उसका सक्सेस रेट हमारे बाकी किसी भी टेलर से 30% ज्यादा है। उसका असेंडेड रेट भी काफी अच्छा है। मेरे लिए इतना काफी है। प्लीज उससे हमारे साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वो हमें धोखा ना दे। एक बार ये हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। बाकी टेलर्स का क्या करना है? मैं नहीं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। जियांग फे जानता था कि किसी भी नॉर्मल प्रोफेशनल प्लेयर्स या नॉन रेयर क्लास प्लेयर्स का इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट करने में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। इसके अलावा वो जो क्राफ्ट करना चाहता था वो एक लेवल 40 की ब्लू ग्रेड रेसिपी थी। अगर कोई भी एरा गैरा टेलर उसे क्राफ्ट करने की कोशिश करता तो ये सिर्फ मटेरियल्स की बर्बादी होती। मैं एक अच्छे टेलर को जानती हूं, पर उसे अपनी गिल्ड में लाना थोड़ा ट्रबलसम होगा, रोजेट रोज ने कहा। बताओ कौन है? जियांग फे का इंटरेस्ट जाग उठा। मैं हमेशा से इस खास टेलर पर नजर रखे हुए हूं। उसका लक बहुत अच्छा है, तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं, पर इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए काफी है।
वो गेम का पहला टेलर है जिसने अपनी क्लास से एक वायलेट ग्रेड इक्विपमेंट क्राफ्ट किया था। उसी वक्त उसे एक हिडन क्लास मिल गई थी, द कुटूरिये। वो फिलहाल एक मिडिल टियर गिल्ड के साथ काम कर रहा है, पर मैं उन्हें उसे हमें सौंपने के लिए प्रेशर डाल रही हूं, रोजेट रोज ने समझाया। तो फिर और प्रेशर डालो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी प्राइस है। वो गिल्ड भी काफी केपेबल है। पैसे कब से कोई प्रॉब्लम बन गए? वो कौन सी गिल्ड है? हमसे ज्यादा स्ट्रांग और कौन हो सकता है? जियांग फे ने थोड़े एरोगेंट तरीके से पूछा। हमारे लेवल पर और कौन हो सकता है? मेरा मतलब एरिस्टोक्रेट्स को छोड़कर। रोजेट रोज ने जियांग फे पर एक रिटोरिकल सवाल दागा। तो फिर तुम किसका वेट कर रही हो? उसे हमारी तरफ खींच लाओ। ठीक है, बस गुड न्यूज का वेट करो, रोजेट रोज ने बात खत्म करते हुए कहा। गिल्ड मास्टर, आपने मुझे बुलाया था? कुछ देर बाद करीब 30 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी जियांग फे के पास आया। क्या तुम वही लेदरवर्क्स मास्टर हो? जियांग फे ने पूछा। जियांग फे ने तुरंत उसे एग्जामिन किया। उसका नाम सिर्फ ऑलर था। उसी पल जियांग फे को याद आ गया जो रोजेट रोज ने उसके बारे में बताया था। हाँ, वाइस गिल्ड मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम उससे हैप्पी हो? जियांग फे ने पूछा। रोजेट रोज की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऑलर असल में आर्कोसियोस सैंक्चुअरी से था। उनके गेम खेलने का रूल ही ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना था, इसलिए उस गिल्ड के ज्यादातर प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड की तरह शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था। यही वजह थी कि उस गिल्ड में ब्रदरहुड जैसी कोई चीज नहीं थी। जो उन्हें सबसे ज्यादा पैसे देता, सब उसी के पीछे चलते थे। हाँ बिल्कुल, गिल्ड मास्टर, मुझे लगता है आपके पास कोई बहुत बढ़िया रेसिपी है, ऑलर ने पूछा। ये बंदा कोई 1-2 साल से गेम नहीं खेल रहा था। उसे अच्छे से पता था कि यहां चीजें कैसे काम करती हैं। इस गेम में वो जानता था कि उसका हाई सक्सेस रेट ही उसकी सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट है, और उसे इस बात पर काफी प्राइड भी था। एम्पीरियल ड्रैगन के उसके पास आने से पहले भी उसे आसपास के दूसरे प्रोफेशन प्लेयर्स से ज्यादा पैसे मिलते थे। जब रोजेट रोज ने आकर उसे बेहतर पैसों और स्ट्रिक्टर रूल्स के साथ गिल्ड में जगह ऑफर की, तो ऑलर समझ गया था कि ये पक्का उसके क्राफ्टिंग स्किल्स की वजह से ही है। मुझे अच्छा लगा कि तुम चीजें जल्दी समझ जाते हो। सही है, ये लो और जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर दो, जियांग फे ने ग्रीन ड्रैगन्स डाउनफॉल रेसिपी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे बाप रे, रेसिपी पढ़ते ही ऑलर के होश उड़ गए। क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम इसे मैनेज कर पाओगे? मेरा सक्सेस रेट 10% है और एक असेंडेड क्राफ्ट करने के चांस 1/3 है, इसलिए हाँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं, ऑलर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। एक असेंडेड इक्विपमेंट के लिए 300 सेट्स मटीरियल्स? हाँ, जियांग फे खुद से फुसफुसाया और अपनी जीभ चटखाई। भले ही वो इन रेट से सैटिस्फाई नहीं था, पर ऐसे रेट्स के साथ ऑलर को एक प्रो ही माना जाता था। ठीक है, रेसिपी सीख लो, जियांग फे बोला। भले ही ऑलर जियांग फे की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा था, पर जियांग फे जानता था कि उसे ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। आखिरकार एक लेदर वर्क्स क्राफ्टर का इतना हाई सक्सेस रेट होना बहुत रेयर बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया गिल्ड मास्टर, रेसिपी इस्तेमाल करने के बाद ऑलर बोला। एम्पीरियल ड्रैगन के दिए इस चांस का फायदा उठाकर वो पक्का नंबर 1 लेदर वर्क क्राफ्टर बनने वाला था। मैं चाहता हूं कि तुम इसके अलावा और कुछ न करो, बस यही इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट करो। मटीरियल रिक्वेस्ट्स के लिए बिग ब्रदर बेयर के पास चले जाना। अपना सक्सेस रेट और बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफेशन क्लास को लेवल अप करने पर फोकस करो। गेम के इस पॉइंट पर भले ही जियांग फे ने काफी पहले लेवल 40 का बैरियर तोड़ दिया था, पर किसी और प्लेयर को ऐसा करने में अभी काफी वक्त लगने वाला था। साथ ही लेवल 40 के इक्विपमेंट सेट को क्राफ्ट करने में भी उतना ही लंबा वक्त लगेगा। जियांग फे की खुद की गिल्ड के लिए ये इक्विपमेंट सेट प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगने वाला था। बहुत ज्यादा टाइम, शायद ये सबके लिए काफी भी ना पड़े। ऑलर के जाने के बाद जियांग फे ने गिल्ड स्टोरेज से कुछ मटेरियल्स निकाले और व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल इक्विपमेंट सेट को क्राफ्ट करने की ट्राई करने के लिए ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप की तरफ चल दिया। उनकी गिल्ड बहुत बड़ी थी, इसलिए रोजेट रोज ने एक सब गिल्ड बना दी थी और आर्कोसियो सैंक्चुअरी और मैजिथीव्स के सारे प्रोफेशन प्लेयर्स को वहां प्लेस कर दिया था। इसके रिजल्ट के तौर पर गिल्ड में कभी भी मटीरियल्स की कमी नहीं होती थी। अब से जियांग फे को मटीरियल्स खरीदने के लिए कभी भी प्लेयर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इक्विपमेंट सेट को क्राफ्ट करने के अपने अटेम्प्ट के लिए मटीरियल्स लेने के बाद जियांग फे शहर से बाहर निकल गया। उसका ये अटेम्प्ट डॉनलाइट सिटी में नहीं बल्कि एम्पीरियल ड्रैगन की गिल्ड टेरिटरी में होने वाला था। भले ही कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन कोई छोटा नहीं था, पर काफी मटीरियल्स होने की वजह से गिल्ड कंस्ट्रक्शन में कोई डिले नहीं हुआ। उस वक्त तक कासल की दीवार बन चुकी थी और वहां कई स्काउट टावर्स के साथ साथ आर्चर टावर्स भी मौजूद थे। टेरिटरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी प्रोफेशन प्लेयर्स को अकोमोडेट करने वाली सारी फैसिलिटीज भी कंप्लीट हो चुकी थीं। ये तो साफ ही था कि जिन गिल्ड्स के पास टेरिटरी होती है उन्हें दूसरों के मुकाबले ह्यूज बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोफेशन फैसिलिटीज भी उन्हीं बेनिफिट्स में से एक थीं। गिल्ड टेरिटरी पर बने ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप, जूअल हाउस, टेलरिंग चेंबर और बाकी प्रोफेशन फैसिलिटीज में इक्विपमेंट एनहांसमेंट पर्क्स मौजूद थे। टेरिटरी लेवल और फैसिलिटी लेवल के हिसाब से ये पर्क्स और भी बेहतर होते जाते थे।
चूंकि गिल्ड टेरिटरी अभी नई नई बनी थी, इसलिए बोनस सक्सेस रेट और असेंशन रेट सिर्फ 1% था। ये देखने में कम लग सकता था, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि हायर लेवल इक्विपमेंट को क्राफ्ट करने में ज्यादा मटेरियल्स लगते थे। सक्सेस रेट का सिर्फ 1% ज्यादा होना भी क्राफ्टर के लिए काफी मटेरियल्स बचा सकता था। एग्जाम्पल के लिए जियांग फे की चारों मिथोलॉजिकल बीस्ट डाउनफॉल्स इक्विपमेंट सेट रेसिपी को ही ले लो। हर इक्विपमेंट सेट के लिए ऐसे मटेरियल्स चाहिए थे जिनकी कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स तक जाती थी। सुनने में ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा था, पर इस बात पर गौर करो कि अगर ऑलर मटेरियल्स के 30 सेट्स लेकर सिर्फ एक इक्विपमेंट सेट ही क्राफ्ट कर पाता तो एक इक्विपमेंट सेट की कॉस्ट प्राइस सीधे 300 गोल्ड कॉइन्स हो जाती। ये तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट थी। वर्कमैनशिप का क्या? लेवल 40 के इक्विपमेंट को क्राफ्ट करने में 2 मिनट्स लगते थे। ऑलर को एक इक्विपमेंट सेट प्रोड्यूस करने में करीब 1 घंटा लग जाता। अपने पूरे गेमिंग टाइम के दौरान अगर वो क्राफ्ट करने के अलावा और कुछ भी ना करता, तब भी ऑलर एक दिन के इन गेम टाइम में सिर्फ 24 इक्विपमेंट सेट ही प्रोड्यूस कर पाता। इतने बोरिंग काम को करने के लिए उन्हें कितने पैसे दिए जाएंगे? यह सब भी कॉस्ट में काउंट किया जाता था, और अभी इसमें रेसिपी की कॉस्ट तो इंक्लूड ही नहीं की गई थी। फिलहाल चारों रेसिपीज फार्म की जा चुकी थीं। अगर उन्हें मार्केट में बेचा जाता तो ऐसी वैल्यूबल आइटम को खरीदने के लिए दसियों हजार गोल्ड कॉइन्स भी काफी नहीं होते। सारे फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो अगर एक ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट सेट को 2000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा में नहीं बेचा गया तो क्राफ्टर को बहुत भारी लॉस झेलना पड़ेगा। गेम के इस पॉइंट पर प्लेयर्स की जेब में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कॉइन्स आ चुके थे, पर किसी में भी 2000 गोल्ड कॉइन्स देकर एक इक्विपमेंट सेट खरीदने की हिम्मत नहीं थी, वो भी एक ग्रीन ग्रेड सेट। गेम में हर कोई जानता था कि ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट के स्टैट्स कुछ खास नहीं होते और ना ही वो दिखने में अच्छे लगते हैं। आखिर में ऐसे डल दिखने वाले इक्विपमेंट सेट पर अपने पैसे खर्च करने वाले ज्यादा वेल्स नहीं मिलने वाले थे। यार, मुझे इस बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जियांग फे ने सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए अपना सिर झटकते हुए खुद से कहा। वो पैसे गंवाने की सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि गेम की शुरुआत से ही वो इसी बिजनेस लाइन में था। जब भी उसे कोई नई रेसिपी मिलती, वो तुरंत उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी सेल्स के बारे में सोचने लगता। अपने इस क्राफ्टिंग अटेम्प्ट के लिए जियांग फे का उन्हें बेचने का कोई प्लान नहीं था। इसके बजाय वो कुछ और क्राफ्ट करके तियानियों को गिफ्ट करने वाला था। उसके बाद वो अपनी खुद की गिल्ड के लिए और ज्यादा क्राफ्ट करेगा। जियांग फे अब पहले जैसा नहीं रहा था। चूंकि उसकी गिल्ड अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे खुद से पहले अपनी गिल्ड के बारे में सोचना पड़ता था। मटीरियल्स रेडी होते ही जियांग फे ने एक अवेकनिंग पिल खा ली जो 6 फैंस ने उसके लिए बनाई थी। इस पिल का इफेक्ट जियांग फे को क्राफ्ट की फाइनल स्टेज के दौरान रेडियंट लाइट की टाइमिंग पकड़ने में हेल्प करेगा। डिंग डिंग, हैमर के गिरते ही जियांग फे ने अपना क्राफ्ट शुरू कर दिया। इजाबेला तुरंत जियांग फे के पास आ गई ताकि उसे जिस चीज की भी जरूरत हो उसमें उसकी हेल्प कर सके। बीच बीच में वो खुद ही जियांग फे के पास आकर उसका पसीना पोंछने में मदद करती। कभी कभी वो जियांग फे को और मटेरियल्स लाकर देती। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो बस उसके पास उकड़ू बैठ जाती और उसे देखती रहती। डिंग डिंग, क्राफ्ट करते वक्त जियांग फे का फोकस एकदम एब्सोल्यूट होता था। इस बार वो बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए पूरी तरह से अड़ चुका था। अपने हैमर की हर चोट के साथ उसे फील हो रहा था कि क्राफ्टिंग के आर्ट को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो रही है। इस पॉइंट पर वो समझ गया था कि क्यों कई प्रोफेशन प्लेयर्स ने इतने सारे टाइटल्स खेलने के बाद भी सेम टाइप का प्रोफेशन ही चूज किया था। ये एक हिडन टैलेंट था, ऐसा टैलेंट जिसे आप किसी और को सिर्फ समझाकर नहीं सिखा सकते। ये एक फीलिंग थी, ऐसी फीलिंग जिसे जियांग फे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। हालांकि एक बात वो पक्के तौर पर जानता था कि हर क्राफ्ट के साथ उसका अगला अटेम्प्ट और भी बेटर होगा, फिर चाहे वो फेल ही क्यों ना हो जाए। डिंग, you have crafted equipment set White Tiger's Downfall. Divine Blacksmith Experience Points plus 375. Ding! You have crafted equipment set White Tiger's Downfall. Divine Blacksmith Experience Points plus 375. Ding! You have failed. Ding! You have crafted equipment set Refined White Tiger's Downfall. Divine Blacksmith Experience Points plus 375. हाहा, मैंने कर दिखाया। 1 घंटे बाद जियांग फे खुशी से झूम उठा, क्योंकि कई रेगुलर सेट्स के बाद उसने फाइनली अपना पहला असेंडेड इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट कर लिया था। कंग्रेचुलेशंस। लाओ, पहले मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूं। इजाबेला खुशी से मुस्कुराई जब उसका मास्टर मजे से अपनी पहली विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था। उस पॉइंट तक वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और उन्हें इसकी आदत भी हो गई थी। थैंक्स बेला, मुझे अभी से वो फीलिंग आ रही है। मैं और अच्छा कर सकता हूं, बस तुम देखती जाओ, जियांग फे बोला। इजाबेला के उसका चेहरा साफ करने के बाद वो जल्दी से वापस अपने क्राफ्टिंग में डूब गया। एक और असेंडेड सेट सामने आने से पहले उसे कई और रेगुलर क्राफ्ट्स करने पड़े। हालांकि कम ब्लू ग्रेडेड वाले और ज्यादा ग्रीन ग्रेडेड वाले सेट्स आना अभी भी एक्सेप्टेबल था। 1 घंटा और बीत गया और जियांग फे 20 से ज्यादा ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट सेट्स और करीब 6 असेंडेड ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट सेट्स क्राफ्ट कर चुका था।
ऑलर जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 10% था, उसके मुकाबले जियांग फे 1 घंटे में 30 सेट्स अटेम्प्ट कर पा रहा था और 30 में से 20 बार उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जियांग फे का सक्सेस रेट ऑलर से कई गुना ज्यादा था। असेंशन रेट्स का तो कहना ही क्या, वो दोनों तो एक ही लेवल पर भी नहीं थे। इसके अलावा जियांग फे के क्राफ्ट में एक अनबिलीवेबल पर्क भी था। डिंग! Congratulations player Verdier Glider for achieving intermediate Divine Blacksmith. Ding! You have gained a new ability from achieving a certain level in Divine Blacksmith. Please choose the following enhancing profession. दोनों नोटिफिकेशंस पॉप आउट होते ही जियांग फे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत टाइम से अपनी प्रोफेशन में हायर लेवल्स पहुंचने का वेट कर रहा था। हायर लेवल्स के साथ उसका इक्विपमेंट क्राफ्टिंग सक्सेस रेट भी काफी बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पर जियांग फे को असेंशन की कोई टेंशन नहीं थी। जब तक उसके पास काफी अवेकनिंग पिल्स थीं, उसे रेडियंट लाइट की टाइमिंग ग्रास्प करने का पूरा कॉन्फिडेंस था। उस मोमेंट जियांग फे को इंटरमीडिएट टियर पहुंचने की इतनी परवाह नहीं थी जितनी उन दो ऑप्शंस की थी जिनमें से उसे एक चूज करना था, एनहांसर और एनग्रेवर। ये बात तो क्लियर थी कि जियांग फे की प्रोफेशन बहुत स्पेशल और स्ट्रांग थी। सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ होने के अलावा उसे एक सेकेंडरी प्रोफेशन पिक करने की एबिलिटी भी मिल गई थी। प्राइमरी प्रोफेशंस के एग्जाम्पल्स थे ब्लैकस्मिथ, टेलर और लेदर वर्क्स, यानी वो प्रोफेशंस जो मटीरियल्स को इक्विपमेंट में बदलते हैं। सेकेंडरी प्रोफेशंस प्रोसेस्ड मटीरियल्स को यूज करने का काम करते थे। एग्जाम्पल के लिए जूल माइस्टर जेमस्टोन्स पर काम करते थे। किसी एक्सेसरी को क्राफ्ट करने के लिए उन्हें इंगॉट्स जैसे मटीरियल्स की जरूरत होती थी जिन्हें ब्लैकस्मिथ्स ने प्रोसेस किया हो। एक जूल माइस्टर को उन जेमस्टोन्स को फर्दर प्रोसेस करके एक मेटल फ्रेमवर्क में फ्यूज करना होता था। एनहांसर्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते थे। एक एनहांसर को इक्विपमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करना होता था और उससे निकलने वाले प्रोडक्ट्स को दूसरे इक्विपमेंट को फर्दर एनहांस करने के लिए यूज करना होता था। बेसिकली एक एनहांसर किसी इक्विपमेंट को फॉडर की तरह यूज करके दूसरे इक्विपमेंट में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट या स्किल ऐड करता था। सारी सेकेंडरी प्रोफेशंस प्लेयर्स के लिए बेनिफिशियल होती थीं, पर वो कोई मस्ट हैव चीज नहीं थी। उनका वजूद स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज केक के ऊपर लगी चेरी जैसा था, एक ऑलरेडी कंप्लीटेड मास्टरपीस के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस। उनके बिना प्लेयर्स की लाइफ पर कोई बड़ा अफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। इसका डाउनसाइड ये था कि सेकेंडरी प्रोफेशंस के साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो अगर कोई गिल्ड एक सेकेंडरी प्रोफेशन प्लेयर को हायर करती है तो उतने पैसों में वो 5 प्राइमरी प्रोफेशन प्लेयर्स को एम्प्लॉय कर सकती है। इसी वजह से गेम के इस पॉइंट पर पूरे डॉनलाइट सिटी में मौजूद सारे सेकेंडरी प्रोफेशन प्लेयर्स को उंगलियों पर गिना जा सकता था। गेम की सबसे बड़ी गिल्ड भी खुशी खुशी अपने गिल्ड बजट का हिस्सा इनमें से किसी एक पर एलोकेट नहीं करेगी। ज्यादातर गिल्ड्स लालची और स्टिंगी होती थीं, पर उनका टोटल एक्सपेंडिचर भी बहुत हाई होता था। एक गिल्ड वॉर में 10,000 प्लेयर्स हिस्सा लेते थे और उसके रिजल्ट में मरने पर ड्रॉप होने की वजह से ढेर सारे इक्विपमेंट का लॉस होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी गिल्ड मास्टर अपने इक्विपमेंट में 1 या 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए किसी सेकेंडरी प्रोफेशन प्लेयर को रखने के बजाय बल्क में इक्विपमेंट क्राफ्ट करने के लिए ज्यादा प्राइमरी प्रोफेशन प्लेयर्स को हायर करना पसंद करेगा। गेम में ज्यादातर प्लेयर्स के एंड गेम कंटेंट फिनिश कर लेने के बाद भी सिचुएशन कुछ खास नहीं बदली। ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा रिच गिल्ड्स ही 1 या 2 सेकेंडरी प्रोफेशन प्लेयर्स को हायर करने की लग्जरी अफोर्ड कर सकती थीं। फिलहाल जियांग फे के पास 2 ऑप्शंस थे। एक जूल माइस्टर को मिलने वाले 2 ऑप्शन से कंपेयर किया जाए तो जियांग फे को थोड़ा नुकसान ही हुआ था। एनहांसर का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था और जहां तक एनग्रेवर्स की बात थी उनका काम वेपन्स और इक्विपमेंट में सॉकेट्स बनाना होता था। उसके बाद कोई जूल माइस्टर उन सॉकेट्स में एट्रीब्यूट जेम या स्किल जेम फिट करने में हेल्प कर सकता था। जियांग फे एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ था, इसलिए उसकी प्रोफेशन में उसे अपनी हर प्रोफेशन को अलग अलग लेवल अप करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो दोनों में से एक को चूज करता तो वो प्रोफेशन तुरंत उसके डिवाइन ब्लैकस्मिथ लेवल के साथ सिंक हो जाती, जिससे सेकेंडरी प्रोफेशन लेवल को ट्रेन करने में लगने वाला उसका सारा टाइम और पैसा बच जाता। फिर भी जियांग फे इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था। दोनों प्रोफेशन के अपने प्रोज और कॉन्स थे। एनहांसर्स बेसिकली किसी भी इक्विपमेंट को एनहांस कर सकते थे, बस उनके हाथ में एक सूटेबल रेसिपी होनी चाहिए। एक एनहांसर जो एनहांसमेंट देता था वो उससे काफी अलग था जो जियांग फे क्राफ्टिंग के दौरान अपने इक्विपमेंट के साथ करता था। भले ही जियांग फे की क्राफ्टिंग से एक एक्स्ट्रा स्किल मिलती थी, पर वो स्किल्स रैंडम होती थीं। एक एनहांसर चूज कर सकता था कि इक्विपमेंट को किस तरह का एट्रीब्यूट या स्किल देना है। इस गॉडली प्रोफेशन का इकलौता ड्रॉबैक इसका पैसों को लेकर अनगॉडली लालच था। एक एनहांसर के बहुत सारे पैसे बर्न करने का रीजन स्ट्रॉन्गर एट्रीब्यूट्स ऑब्टेन करने का उनका तरीका था। बेटर स्टैट्स पाने के लिए ऐसे मटीरियल्स की जरूरत होती थी जिसके लिए किसी ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता। स्किल्स एनहांसमेंट के लिए कम से कम वायलेट ग्रेड या उससे हायर मटीरियल्स चाहिए होते। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल पाने के लिए किसी गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करना सीधा सीधा पैसों में आग लगाने जैसा था। एंग्रेवर स्किल्स की कॉस्ट लो थी, पर हायर लेवल जेमस्टोन्स भी कोई सस्ते नहीं आते थे। एंग्रेवर का एक डाउनसाइड ये भी था कि वो सिर्फ वेपन चेस्ट पीस और हेल्म टाइप के इक्विपमेंट को ही फर्दर एनहांस कर सकते थे। किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ को फर्दर एनहांस करने की उनकी एबिलिटी किसी एनहांसर के आसपास भी नहीं फटकती थी। भाड़ में जाए, दोनों ऑप्शन से मेरी जेब खाली होने वाली है।
इससे तो अच्छा है मैं वही पिक करूं जो मुझे सबसे बेस्ट सूट करता है, जियांग फे ने खुद से कहा और पैसों की अनएंडिंग डिजायर वाली सेकेंडरी प्रोफेशन को चूज कर लिया। डिंग, यू हैव ऑब्टेन्ड एनहांसिंग एबिलिटी एनहांस। डिंग, you have obtained a skill, deconstruction. Deconstruction, when used on a piece of equipment, deconstructs equipment, fine tear or hire, to obtain materials depending on the equipment level and tier. When used on a magic skill, deconstructs the magic and immediately put the skill on cooldown. 30 seconds cooldown time. Interesting. जियांग फे ये देखकर सरप्राइज रह गया कि उसे एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट मिला था। डीकंस्ट्रक्शन स्किल बिल्कुल इंस्टेंट आइसबर्स्ट और रोज कटर जैसी ही थी, जो प्रोफेशन से मिलने वाली एक ऐसी स्किल थी जिसमें नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट दोनों स्किल्स मौजूद थीं। यह स्किल एनिमीज की इनकमिंग मैजिक स्किल पर यूज की जा सकती थी। नेचुरली ये कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो या तो प्रोजेक्टाइल बेस्ड हो या फिर कोई स्टेटस इफेक्ट। अगर कोई स्किल इंस्टेंट कास्ट इंस्टेंट इन्फ्लिक्ट टाइप की होती तो जियांग फे उसे ग्रैब नहीं कर पाता। भले ही उसे अभी अभी एनहांसर प्रोफेशन मिली थी, पर उसे अपना अभी अभी बनाया हुआ व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल तुरंत ब्रेकडाउन करना सही नहीं लगा। जियांग फे उस आरएस आर्मर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था जिसे उसने अभी अभी स्वैप किया था। छोड़ो, किसी और टाइम कोई और इक्विपमेंट ढूंढ लूंगा। फिलहाल जियांग फे के पास एनहांसमेंट के लिए कोई रेसिपी नहीं थी। अगर वो अभी कुछ इक्विपमेंट को डिकंस्ट्रक्ट कर भी देता तब भी वो अभी कुछ एनहांस नहीं कर सकता था। जियांग फे ने सारे क्राफ्टेड इक्विपमेंट रख लिए और नोटिस किया कि सर्वर पर बहुत कम टाइम बचा है। उसने सारे व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल को गिल्ड स्टोरेज में डिपॉजिट कर दिया और एपिक ग्रेड वाला अपने पास रख लिया। 7 कहाँ हो तुम? जियांग फे ने 7 स्टार वॉरियर को मैसेज में पूछा। उसने उसे एक जबरदस्त सरप्राइज देने का प्लान बनाया था, क्योंकि वो पहले ही लेवल 40 का था, इसलिए वो इस इक्विपमेंट सेट को पहन सकता था। मैं एलीट डिफिकल्टी डंजन में कुछ मेंबर्स को बेबी सिट कर रहा हूं, बस थोड़ी देर में खत्म होने ही वाला है। उसके बाद गिल्ड टेरिटरी आ जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, तुमने इतनी जल्दी एक सुपीरियर टियर इक्विपमेंट सेट बना भी लिया। शायद हाँ, शायद ना, बस काम खत्म होते ही आ जाना। ठीक है, मैं करीब 20 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। अपने वर्ड्स पर कायम रहते हुए ठीक 20 मिनट्स बाद 7 स्टार वॉरियर दौड़ता हुआ जियांग फे के पास आया। फे भाई, चलो दिखाओ वो इक्विपमेंट। 7 स्टार वॉरियर ने अपने चेहरे पर पूरी एक्साइटमेंट के साथ कहा। ये लो। जियांग फे ने ट्रेडिंग विंडो खोली और इक्विपमेंट सेट वहां रख दिया। ये इम्पॉसिबल है। इक्विपमेंट सेट का कलर देखते ही 7 स्टार वॉरियर चिल्ला पड़ा। वो एक्सेप्ट ट्रेड बटन पर क्लिक करना भी भूल गया था। गॉडली जियांग फे को छोड़कर बाकी प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से प्रोफेशन प्लेयर्स क्राफ्टिंग के दौरान सिर्फ एक टियर असेंशन ही पा सकते थे। इसका मतलब था कि 7 स्टार वॉरियर ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू ग्रेड व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल देखने की ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जियांग फे के पास असेंशन टियर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने की पावर थी। फिलहाल जियांग फे ने अभी तक रेडियंट लाइट की स्पीड और टाइमिंग को मास्टर नहीं किया था। अगर उसकी मास्टरी बेहतर होती तो वो एक लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट इक्विपमेंट सेट बना देता और सबके होश उड़ा देता।